स्टार्ट हो गया ना सर? यस सर। ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। तो जैसे कि इनकम टैक्स क्लास है, तो इनकम टैक्स में हम लोग आज बात करेंगे सर अदर सोर्स का, जो कंक्लूजन एरिया बोल सकते हैं। मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम लोग ऑलरेडी काफ़ी डिटेल्स में बात कर चुके हैं इंडिविजुअल सेक्शन वाइज, लेकिन देयर में भी सम सेक्शन कुछ ऐसा हो सकता है जो बाकी रह गया हो, या उसको देख लेते हैं सर। और साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर भी डील करेंगे, ठीक है। जो इतना दिन से हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसका एक पूरा आइडिया क्लियर कर देगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में किस तरह का सवाल हो सकता है एग्जाम में स्पेशली। और साथ में आपको एक प्रॉपर आइडिया भी देगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। तो ये सभी चीज़ें आज सर बात करते करते कंप्लीट करूंगा, ठीक है। गुड तो मॉर्निंग। चलो, यस गुड मॉर्निंग नील, गुड मॉर्निंग शुभजीत, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन शेयर है ना सर आप लोगों के साथ, एक बार कंफर्म करना। यस सर। ठीक। तो सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, क्वेश्चन आंसर, यही आज का मेन टारगेट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन आंसर। तो जहां पर मैंने लास्ट दिन आप लोगों को ऐसे प्रोफॉर्मा डिस्कशन हो चुका है, मैं कॉपी में लिखा भी चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के पास इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो एकदम बेसिक से लेके सभी चीजें होंगे, ठीक है। इतना तो जरूर मैं उम्मीद कर सकता हूँ। सब कॉपी में लिखिएगा सर, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें आप लोगों को ना, जो भी मैं पढ़ाता हूँ या क्लास में कराता हूँ, आप सब ना, मतलब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उसको ना आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कॉपी में रहने से ना ये एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। और जो चीज हम लोग एक बार लिखते हैं ना, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जो चीज एक बार लिख लेंगे ना तो ये याद रह जाता है, और साथ में एग्जाम के लिए जो हैंड मतलब स्पीड प्रैक्टिस चाहिए तो वो भी हो जाता है सर। इसीलिए लिखने का आदत रखिएगा सर। अच्छा, मैंने सर आपके साथ डिविडेंड के बारे में डिस्कशंस कर चुका था, है ना सर। डिविडेंड के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए से लेके सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई तक का एक लंबा सफर था, है ना। डिविडेंड ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। जस्ट एक बार देख लेता हूं सर क्या क्या मैंने आपको पढ़ा दिया। स्पेसिफिक इनकम, अच्छा सबसे पहला बात तो ये सेक्शन 56 से इसका डिस्कशन चालू होता है सर, है ना। सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सॉरी, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 56 से लेके मेनली आपका अदर सोर्स का एरिया कवर करता है। 56 के अंदर बहुत वाइटल वाइटल सेक्शन है, जैसे कि ये बहुत ही एक वाइटल सेक्शन है, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 का, है ना। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 का, इसके ऊपर मैंने एग्जांपल भी आपको कराया, है ना। तो ये बेसिकली गिफ्ट के बारे में बात करता है, या फिर विदाउट कंसिडरेशन, या फिर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर कोई किसी को कोई गिफ्ट करता है या कोई एसेट ट्रांसफर करता है या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, तो ऐसे केसेस में जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके हाथ में टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करता है ये सेक्शन 56, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो जस्ट मैं एक बार गो थ्रू करा दे रहा हूँ एक बार। रिसिप्ट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी, अच्छा कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, जैसे कि मानो अगर आपको रिलेटिव से मिल रहा है, शादी ब्याह में मिल रहा है, शादी ब्याह समझते हो ना, मैरिज ऑकेशंस बताते हैं सर, ठीक है। तो कोई ऑकेशंस में, कोई मैरिज फंक्शंस वगैरह में अगर किसी को कुछ गिफ्ट वगैरह मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में सर अगर आप वो रिसीव करते हो तो वो आपको एग्जेम्प्टेड है इनकम टैक्स में। ये सब बात हो चुका है, कुछ क्वेश्चन आज भी करेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, चलो कुछ वाइटल पॉइंट में से आज मुझे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना है सर। एक मिनट रुको सर, मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज कर, क्या हो रहा है सर, निकल गया नेटवर्क, इतना प्रॉब्लम कर, बाप रे बाप। दूसरे वाले को बताते हैं। सर आप लोग कनेक्टेड कनेक्टेड हो आप लोग? यस सर।
यस सर। तो आयाराम गयाराम होके रखा है, नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा हो तो चलो ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक टॉपिक था जो मैंने लास्ट दिन सोचा था बताएंगे पर नहीं बता पाए, ये कोविड वगैरह बता दिया था, रिलेटिव फैमिली क्या होता है ये भी बता दिया था। ये एक एरिया है, टैक्स टीडीएस इम्प्लीकेशंस ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, है ना। ये एक इंटरेस्टिंग एरिया है, इसके बारे में थोड़ा बता देना चाहिए। ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको कुछ तो सिखा के जाएगा कि बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब टैक्स और टीडीएस इम्प्लीकेशन। टीडीएस का मतलब क्या होता है, ऐसे तो टीडीएस का एक चैप्टर आएगा सर, ठीक है, जहां पर हम लोग टीडीएस के बारे में जरा खुल के बात करेंगे, ठीक है, मतलब थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। एक चैप्टर आएगा इनकम टैक्स में, उसको कहते हैं सर टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। क्या कहते हैं, टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। तब मैं आपके साथ ना टीडीएस रिलेटेड हर एक बात करूंगा, बट इतना समझ लो टीडीएस का फिलहाल, कि टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब शुरू से ही, मतलब जब भी किसी को कोई पेमेंट किया जाएगा, किसी को कुछ अर्निंग होगा तो टीडीएस काट के पेमेंट होगा, ठीक है। ऐसे होते हैं, जैसे सैलरीड केस में होता है, किसी को कोई फीस या कमीशन दिया जा रहा है तब हो सकता है, ठीक है। कोई फॉरेन में इनकम लेके जा रहे हैं इंडिया से, तो उनको इनकम देने से पहले हम लोग वहां से टैक्स काट लेंगे, तो इसे हम लोग टीडीएस कहते हैं। बट टीडीएस का डिटेल्स चर्चा तो मैं आपके साथ टीडीएस चैप्टर में ही कर पाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अदर सोर्स के बाद में टोटल इनकम स्टार्ट करूंगा, उधर बेसिक जैसे चलेगा उसमें चलने दो, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बेसिक का क्लास स्टार्ट हुआ है उधर तो बेसिक पूरा एकदम एक एक करके बेसिक से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इधर हम लोग ये जो मंगलवार और बुधवार वाला क्लास है इसमें हम लोग धीरे धीरे टोटल इनकम, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स रिटर्न फाइलिंग ये सब चर्चा करते रहेंगे सर आगे आगे, ठीक है। तब मैं आपको टीडीएस के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करूंगा सर, लेकिन फिलहाल इतना समझो कि टीडीएस भी टैक्स ही है और कुछ नहीं, मतलब जो हम लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं तो वही टैक्स के बारे में, लेकिन ये पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं कौन, मतलब टीडीएस काट के गवर्नमेंट के घर पे जमा करना पड़ता है, सिंपल बात। तो ये किसी किसी अथॉरिटी के पास ये परमिशन होते हैं कि भाई आप पेमेंट करो बहुत अच्छा, किसी को भी इनकम दो बहुत अच्छा, पर टैक्स काट के दो। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग टीडीएस के बारे में नहीं, बट टीडीएस का कुछ इम्प्लीकेशंस है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर के टाइम पे जरूरत होता है, और स्पेशली जब इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में किसी को ट्रांसफर हो रहा है। अब आपके मन में चल रहा है सर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब, तो आप फिर से वही वाला पॉइंट पे आ गए। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब वही वाला पॉइंट हो गया ना सर, सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन विदाउट कंसिडरेशन या फिर विदाउट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। यस सर, पॉइंट वही है, लेकिन ये सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के ऊपर डायरेक्टली बात नहीं कर रहा है, ये मेनली बता रहा है कि यहाँ पर कई कबार क्या होता है सर, हम लोग किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और वो भी इनएडिक्वेट ट्रांसफर करते हैं, मतलब 10 लाख का प्रॉपर्टी को 2 लाख में, या 50 लाख का प्रॉपर्टी को 20 लाख में। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे सिचुएशंस में कि टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, मतलब गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज जो करेगा, स्पेशली टीडीएस जो चार्ज करेगा वो किसके ऊपर करेगा, ठीक है। वही बात यहाँ पर थोड़ा कहना चाहता है। तो मैं एक काम करता हूँ सर, आपको ना पहले इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, और उसके बाद ना मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक केस स्टडीज क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करने से भी ना आपको ये सब चीजों का ना थोड़ा आइडिया अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ना आप थोड़ा देख लो कि टैक्स टीडीएस के बारे में। अच्छा, और एक बात, जो लोग ऑलरेडी कैपिटल गेन, कैपिटल गेन चैप्टर या फिर पीजीपीपी चैप्टर पढ़ चुके हो, वहां पर भी ना हम लोग ऐसे ही पॉइंट पे डिस्कस करके रखे थे, सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट कैपिटल गेन में भी था, बिजनेस में भी था, बिजनेस एंड प्रोफेशंस में। जो लोग जिन लोगों का हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है वो बाद में करेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर किसी ना किसी तरह से कनेक्ट हो जाता है। तो क्योंकि कनेक्टेड है, जैसे देखो ना, क्या कहता है कि अगर कोई किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, मानो एक कोई है मिस्टर ए, एक है कोई मिस्टर बी, ठीक है। अब ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन
10 लाख का प्रॉपर्टी मानो 2 लाख में दे रहा है, मतलब कहने का मतलब है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। जिसका जितना दाम होना चाहिए रिजनेबल दाम से कम दाम में अगर आप कोई चीज किसी को देते हो, ठीक है, तो हम उसे कैसा ट्रांसफर कहेंगे? हम उसे इनएडिक्वेट ट्रांसफर कहेंगे, है ना। अब इनएडिक्वेट ट्रांसफर में टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है ये तो मैंने आपको लास्ट दिन बताया था, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के हिसाब से। और इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व कराया था आपको, अगर भूल गए तो फिर एक बार रिवीजन जरूर करें सर। कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर विदाउट इनएडिक्वेट मतलब विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के तहत किसी को ट्रांसफर होता है तो उसका क्या कैलकुलेशंस होता है। और को क्या प्रॉब्लम है और को का जॉइन, হ্যাঁ জয়েন কর, জয়েন কেন করছিস না? কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে তো। एक सेकंड सर, ज्वाइन तो करना चाहिए। अब देखो ना यहाँ पर क्या बोला है, जैसे मानो कि एक है बायर, जैसे मिस्टर ए बायर सेलर है, मिस्टर बी को मानो बायर है, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट वैल्यू में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इनएडिक्वेट वैल्यू में ट्रांसफर हो रहा है, जस्ट समझो बात को। हाँ उनको কোনো কারণে নেটওয়ার্ক ইস্যু স্যার হচ্ছিল, কোনো কারণে নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়েছিল, যদি এরকম বেরিয়ে যাস না ঢুকে যাবি আবার, ঠিক আছে, আচ্ছা স্যার ঠিক আছে ঢুকে স্যার যাবি, জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই, ঢুকে যাবি, আমি একসেপ্ট করব। ওকে স্যার तो इन दी हैंड्स ऑफ सेलर एंड इन दी हैंड्स ऑफ बायर देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स इम्प्लीकेशंस है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखो तो समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। सर कहता है कि इफ लैंड एंड बिल्डिंग आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अगर लैंड एंड बिल्डिंग किसी के पास स्टॉक इन ट्रेड की तरह है, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है कि जिस चीज का हम लोग बिजनेस करते हैं उसे हम लोग स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। मानो कि अगर आपका जमीन का या बिल्डिंग का धंधा है, मैं थोड़ा सा यूज करता हूँ ऐसा वर्ड ताकि याद रहे, जिस जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या जिस पर्टिकुलर एसेट्स पे हम लोग धंधा करते हैं, धंधा मतलब बिजनेस है, बिजनेस, ठीक है। अगर हम लोग लैंड बिल्डिंग का बिजनेस करेंगे तो लैंड मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा ना। देखो सर, कोई बंदा क्या करता है, कुछ लोग मार्केट में आप देखोगे कि जो लैंड बिल्डिंग का बिजनेस नहीं करता, लेकिन अगर वो जिंदगी में कभी भी कोई लैंड अपने नाम पे कर दिया, ठीक है, तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि भाई एक जमीन खरीदा है, ठीक है, और उसमें मैं अपने इच्छा का एक बहुत सुंदर सा घर बनाऊंगा, हाँ, तेरे घर के सामने घर एक बनाऊंगा, झूठा ही सही जो भी हो, ठीक है, झूठा बनाओ गोटा बनाओ फर्क नहीं पड़ता, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको कि ये जो लैंड फॉर सेल का कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आप लैंड का डीलर हो, ठीक है, मतलब आप जमीन को अपने नाम पे करते हो, ठीक है, और फिर वो किसी और को बेच देते हो, ये ऐसा काफी लोग करते हैं सर। जहां पर भी अभी न्यू वे में डेवलपमेंट चल रहा है, डेवलपमेंट मतलब मैं इसको डेवलपमेंट नहीं मानता, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और लोग आके घर बना रहे हैं और कुछ नहीं, अब इसको डेवलपमेंट बोलो जो भी बोलो, आपका इच्छा। लेकिन मेरे हिसाब से डेवलपमेंट तो सर नेचर जहां पर डेवलप होता है वही डेवलपमेंट है, और सिर्फ बिल्डिंग बनने वाला डेवलपमेंट को तो मेरे हिसाब से डेवलपमेंट नहीं लगता, ये तो लगता है कि सब खत्म हो रहा है, चाहे मैं लूं या कोई और ले, डजेंट मैटर। अच्छा देखो, अब समझ में आ रहा है सर आप कि अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हो तो फिर आपके लिए टैक्स इम्प्लीकेशन क्या, और अगर आपके पास ये कैपिटल एसेट है, अब सवाल ये उठेगा आपके लिए कि सर कैपिटल एसेट किसको बोलेंगे। कैपिटल एसेट मतलब आप डीलर नहीं हो, आप लैंड बिल्डिंग का बिजनेस नहीं करते, आप अपने लाइफ में कोई और काम करते हो, लेकिन कभी कभार आप अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस में या फिर अपने, ऐसे होता है ना कि एक बिल्डिंग खरीद के रख लेते हैं बाद में बेच देंगे, या फिर एक अपने ही पर्पस में यूज करेंगे, तो अगर आपके लिए वो कैपिटल एसेट है, ठीक है, तो आप उसको एज ए कैपिटल एसेट ट्रीट करते हो। और जो लोग उस चीज सेम चीज का मतलब जो लोग जो बंदा बिल्डिंग का लैंड का बिजनेस करेगा उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा, लेकिन जो लोग उसका बिजनेस नहीं करेगा उसके लिए वो कैपिटल एसेट हो जाएगा। अब ये बात मैं इसीलिए बार बार बोल दिया क्योंकि कुछ लोगों का बिजनेस एंड मतलब प्रोफेशन एंड कैपिटल में भी मिसिंग है, नहीं हो पाया क्लास में, तो उनके लिए थोड़ा बताया, बाकी लोगों को पता है, आई नो दैट, जो लोग ऑलरेडी पीजीपीपी कर चुके हो और कैपिटल गेन चैप्टर कवर कर चुके हो उनको पता है सर क्या होता है कैपिटल एसेट
सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के तहत, और स्टॉक इन ट्रेड पीजीपीपी में किसको कहते हैं ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें ना फिर दो सवाल आ रहा है सर, कि अगर देखो सर सेक्शन कैसे अलग अलग हो रहा है, देखो ये देखो सर, ये सेक्शन 43 सी ए अप्लाई होता है अगर आप पीजीपीपी सेगमेंट में लैंड बिल्डिंग को रखते हो। तो अगर लैंड बिल्डिंग पीजीपीपी सेक्टर में है, मतलब स्टॉक इन ट्रेड के एरिया में है, तो उसके लिए पीजीपीपी का एक सेक्शन है सर 43 सी ए, वो कवर होता है। जो लोग पीजीपीपी कर चुके हो दे कैन इजीली कनेक्ट, जो नहीं किया वो बाद में कनेक्ट कर लेना सर, लेकिन याद रखना कि किस तरह से कनेक्टिविटी बन रहा है। अब अगर आपके पास लैंड बिल्डिंग 43 सीए के तहत है, मतलब स्टॉक इन ट्रेड की तरह है, तो आपके लिए पीजीपीपी का 43 सीए अप्लाई होगा, जो ऑलरेडी मैं पीजीपीपी में डिस्कस करता हूँ। और उसमें मैंने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी बात करके आया सर। और अगर आपके पास ये कैपिटल एसेट है लैंड बिल्डिंग, तो वो आपके लिए सेक्शन 50 सी अप्लाई करेगा, मतलब ये कैपिटल गेन हेड अप्लाई होगा। 5 हेड है ना सर, 5 हेड में से ये पीजीपीपी हेड के अंदर आ जाएगा, और ये सीजी मतलब कैपिटल गेन हेड के अंदर आ जाएगा। और कैपिटल गेन में ये कौन सा सेक्शन को चार्ज करेगा, 50 सी, ठीक है, 50 सी में चार्ज होगा। और पीजीपी में ये 43 सी ए में चार्ज होता है। क्या चीज, लैंड एंड बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रहा है। लेकिन अब खेल में बात लैंड बिल्डिंग का क्यों हो रहा है, आपके मन में चल रहा होगा कि सर लैंड बिल्डिंग का बात क्यों हो रहा है सर, क्योंकि यहाँ पर लैंड बिल्डिंग का जो सेलर है और लैंड बिल्डिंग का जो बायर है, ठीक है, लैंड बिल्डिंग का सेलर एंड लैंड एंड बिल्डिंग का बायर के हाथ में टैक्स इंप्लीकेशंस के बारे में बात हो रहा है। और क्यों ऐसा बात हो रहा है, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के बारे में बात करता है। और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब जब सेलर के हाथ से कोई प्रॉपर्टी बायर के हाथ में जाता है और जो उसका नेचुरल वैल्यू होना चाहिए, रीजनेबल वैल्यू होना चाहिए, उससे कम दाम नॉर्मली पेमेंट होता है कंसिडरेशन के तहत, तब ये सेक्शन काम आता है। तो पहले हम आपको ना सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बता रहे हैं कि इसका टैक्स टैक्स इंप्लीकेशंस कहाँ होता है, फिर आएंगे सर बायर के हाथ में। मतलब बेसिकली ये अदर सोर्स को मेनली टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों हाथ में ही देख लेते हैं सर, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में कोई किसी को कुछ भी ट्रांसफर करे, सेलर के हाथ पे क्या होगा टैक्स इंप्लीकेशंस, बायर के हाथ में क्या होगा टैक्स इंप्लीकेशन, वो दोनों जानना चाहिए। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड लगेगा आपको, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। अब देखो सर 43 सीए जो है, इसमें ना आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आता है। क्या क्वेश्चंस है कि कहता है सर इज द डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर ना हम लोग पूरा क्वेश्चन एंड एग्जांपल करके रखे थे, कैपिटल गेन में भी पीजीपीपी में भी। अब जो लोग नहीं किया तो कोई बात नहीं, आगे आगे कर लोगे। कहता है सर इज द डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो कर रहे हो, लेकिन एग्रीमेंट डेट और रजिस्ट्रेशन डेट क्या सेम है, ये क्वेश्चन है। इसके ऊपर हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, जस्ट अपना प्रीवियस लेक्चर गो थ्रू करो, पीजीपीपी के अंदर भी मिलेगा, कैपिटल गेन में भी मिलेगा। तो इसका जवाब पे डिपेंड करता है कि आपका टैक्सेबिलिटी कैसा चार्ज होगा। इज द डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफ आंसर इज नो, तो यहाँ पर जो प्रोविजंस है उसको जरा देखिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होता है, एसडीवी। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जब भी कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर होता है गवर्नमेंट के घर पे, आपको एक टैक्स जमा करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि वेस्ट बंगाल में नॉर्मली प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 7% के आसपास होता है, लेकिन अभी रिसेंटली कोरोना के बाद से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट थोड़ा सा छूट दे के रखा है, और उसमें 4% मतलब जो 6% प्लस 1%, मतलब 6% स्टैम्प ड्यूटी 1% रजिस्ट्रेशन चल रहा था, उसी को भी 4% स्टैम्प ड्यूटी एंड 1% रजिस्ट्रेशन करके 5% मतलब ऑलमोस्ट 2% का छूट चल रहा है सर, ठीक है। अभी भी चल रहा है आई थिंक, ठीक है। तो इसमें ना काफी ज्यादा रियल एस्टेट बूम हुआ, मतलब लास्ट 2 साल में पश्चिम बंगाल में, स्पेशली इन कोलकाता में रियल एस्टेट में जो सेल हुआ है वो शायद प्री कोरोना पीरियड में भी नहीं था, ऐसा एक स्टैटिस्टिक्स आया है सर। इसीलिए मैं कुछ दिन पहले भी इस बारे में बात कर रहा था। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है इसके बारे में क्या बात बोल रहे हैं सर। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में भी टेकन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा उस दिन का डेट को लिया जाएगा। अगर एग्रीमेंट डेट is the date of agreement different from the date of registration, if the answer is no, then registration date में stamp duty value जो होगा उसी को consideration माना जाएगा। and if stamp duty value exceeds 110% of the actual consideration, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू
110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन से भी ज्यादा हो जाता है। मतलब 110% मतलब 100 का 110 कितना होगा? 110 है ना। 100 का 110% कितना होता है? अगर किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू है मानो 100 लाख, ठीक है, तो 100 लाख का 110 मतलब क्या? 110 लाख। इस तरह से अगर कंसिडरेशन इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन डेट में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही एप्लीकेबल किया जाएगा। इफ डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये सब ना एक्चुअली किसी किसी को शायद ये लग रहा होगा सर ये तो रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी पढ़े हैं, है ना। तो जिसको लग रहा है रिपीट टेलीकास्ट है उसको तो समझ में आ रहा है, लेकिन जिसको लग रहा है सर एकदम क्या नया चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं सर, हम लोग बाद में जब फिर से आपको पढ़ाएंगे ना तो आपको बता देंगे। अच्छा अब देखो दूसरा सवाल, क्या डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? यस है। मतलब रजिस्ट्रेशन डेट एग्रीमेंट डेट क्या अलग अलग है? अगर आंसर इज यस देन सवाल फिर सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आएगा। जो पेमेंट मिलेगा मतलब मानो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा उसमें जो पेमेंट का कॉन्सेप्ट चलेगा कंसिडरेशन में, तो उसमें सवाल है कि इज द होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय वे ऑफ अकाउंट पेइंग चेक और बैंक ड्राफ्ट और ईसीएस थ्रू बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट। मतलब क्या एग्रीमेंट से पहले जो कंसिडरेशन रिसीव हुआ है क्या वो अकाउंट पे चेक से हुआ है, क्या वो ऑनलाइन मोड में हुआ है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से हुआ है? अगर थोड़ा सा भी पार्ट टोटल पेमेंट का मानो कि सेलर जो है वो बायर को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, बायर जो है उसका पेमेंट कर रहा है। से फॉर एग्जांपल 50 कोई प्रॉपर्टी है जिसका दाम है मानो 90 लाख का। अब 90 लाख का कोई प्रॉपर्टी अगर बायर सेलर को पे कर रहा है तो मानो कि इसका कोई भी पेमेंट इज द होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। मानो कि कंसिडरेशन कितना है, अगर बायर 90 लाख सेलर को दे रहा है तो कंसिडरेशन क्या है? ऑब्वियसली 90 लाख इज द कंसिडरेशन। नाउ द क्वेश्चन इज क्या ये 90 लाख का कुछ भी पोर्शन, से फॉर एग्जांपल 90 लाख में से मानो 15 लाख करेंटली बायर जो है वो सेलर को 15 लाख अमाउंट जो है वो दे रहा है, बट इलेक्ट्रॉनिक मोड से दे रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से देगा, अगर थोड़ा सा भी पार्ट है तो फिर इसमें दो क्वेश्चन है, अगर होल पार्ट या हाफ पार्ट या कुछ भी पार्ट, होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन मतलब 90 लाख में से मानो कोई भी पार्ट, चाहे 5 लाख की हो, 1 लाख की हो, 15 लाख की हो, अगर एनी पार्ट ऑफ द अमाउंट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो रहा है, इसमें भी आपको जवाब है क्या? यस यस है तो ये वाला आंसर होगा, अगर ना है तो वापस इसी आंसर में आना पड़ेगा। अगर यस है तो क्या बताता है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट में बी टेकन एज द फुल वैल्यू कंसीडरेशन। मतलब ये एग्रीमेंट डेट में, एग्रीमेंट डेट सर ये देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट को लिया गया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग एग्रीमेंट डेट में जो वैल्यू है होगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसको लेंगे। इफ सच एसडीवी एक्सीड्स 110% ऑफ द एक्चुअल कंसीडरेशन, वही बात कर रहे हैं कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है तो एग्रीमेंट डेट में जो वैल्यूएशन होगा उसको लेंगे, लेकिन अगर ना है तो रजिस्ट्रेशन डेट में जो वैल्यू है उसको लेंगे। सर अभी थोड़ा सुनते जाओ सुनते जाओ, ठीक है, क्योंकि ये सब प्रोविजन है, ये सुनना ही पड़ेगा, आगे आगे क्वेश्चन करेंगे क्लैरिटी और आ जाएगा। सर ये सब आपके मन में चल रहा होगा, ये सब पढ़ के क्या होगा, दिमाग से बाहर जा रहा होगा। हाँ तो कोई बात नहीं सर, कुछ चीजें ना सुन सुन के दिमाग में थोड़ा सा अटकाना पड़ेगा क्योंकि प्रोविजंस है, और फिर जैसे ही प्रोविजंस में थोड़ा पकड़ आ जाए ना फिर क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। सर थोड़ा रुक जाओ, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग। तो ये बेसिकली सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब मतलब बेसिकली सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर सेलर के लिए ये स्टॉक इन ट्रेड है, अगर सेलर के लिए कैपिटल एसेट है, दोनों केस के बारे में हम लोगों ने बात किया। लेकिन दोनों केस में आपके सामने सवाल है कि एग्रीमेंट डेट का एसडीवी लिया जाए कि रजिस्ट्रेशन डेट का एसडीवी लिया जाए। अगर एग्रीमेंट डेट और रजिस्ट्रेशन डेट सेम है तो क्या किया जाएगा, अगर अलग है तो क्या होगा, ठीक है। अगर अकाउंट पे में अगर थोड़ा सा भी पार्ट पेमेंट हो रहा है तो फिर क्या वैल्यूएशन लिया जाएगा, अगर कुछ भी पेमेंट अकाउंट पे थ्रू से नहीं हो रहा है या ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो क्या लिया जाएगा। ये सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है। आगे आगे टैक्स कैलकुलेशन सिखाएंगे सर, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। अब दूसरा जो प्रोविजन है बायर पर्सपेक्टिव से उसको थोड़ा सुन लो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा प्रोविजन चल रहा है तो प्रोविजन एक बार बता दे रहे हैं सर और कुछ नहीं। इन दी हैंड्स ऑफ बायर मतलब जो खरीद रहा है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से जो कोई प्रॉपर्टी सेलर से ले रहा है उनके हाथ में क्या है। यहां पर भी दो क्वेश्चन आपके सामने है, इज द डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगेन वही क्वेश्चन जो यहां पर हुआ था, क्या डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? अगर हाँ है तो जवाब अलग, अगर ना है तो जवाब अलग।
अगर हाँ है, अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग डेट में हुआ है, फिर सेकेंड क्वेश्चन आएगा, इज द होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन पेड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट ईसीएस और थ्रू आज सच अदर प्रेस्क्राइब मोड ऑनर बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट? क्या ऑनलाइन में कुछ पेमेंट हुआ है, क्या अकाउंट पे चेक के थ्रू से कोई पेमेंट हुआ है? अगर होल और पार्ट ऑफ द पेमेंट ऑनलाइन हुआ है या अकाउंट पे चेक से हुआ है, तो फिर अगेन वही सेम सेम चीज आ रहा है सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट में भी कॉन्सिडर्ड, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट को लिया जाएगा अगर पेमेंट ऑनलाइन में थोड़ा सा पार्ट भी होगा या पूरा होगा। मतलब अगर 100 लाख में से या 90 लाख, जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, मानो कि 90 लाख का कंसिडरेशन है, 90 लाख में से अगर 15 लाख भी ऑनलाइन या चेक के थ्रू से हो रहा है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट में भी कॉन्सिडर्ड। बट अगर आंसर इज नो, ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट, अगर ऑनलाइन पेमेंट या अकाउंट पे चेक पेमेंट नहीं हुआ है तो भी जो आंसर है, और अगर एग्रीमेंट डेट और रजिस्ट्रेशन डेट भी अलग है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द रजिस्ट्रेशन वुड बी कंसीडर्ड। दोनों केस में सेम आंसर। अगर यहाँ पर भी ना है तो भी जो आंसर है, और अकाउंट पे चेक या ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ है, होल और पार्ट पेमेंट, तो भी आंसर सेम रहेगा, रजिस्ट्रेशन डेट में एसडीपी वैल्यू को ही लिया जाएगा। ठीक है सर, ये तो सिमिलर हो गया ना? यस, सिमिलर हो गया, बायर के हाथ में भी सिमिलर हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा खेल में हल्का सा बदलाव आपको नजर आएगा, हल्का सा बदलाव आपको नजर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना कुछ पॉइंट और थोड़ा सा एक्सटेंशन में है। अब इसमें और एक चीज है सर, इज द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ लैंड बिल्डिंग लेस देन 50 लाख? क्या 50 लाख से कम है जो कंसिडरेशन बायर सेलर को दे रहा है? इज द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग लेस देन 50 लाख? If answer is yes, then no tax is to be deducted. If the answer is no, मतलब 50 लाख से ज्यादा होगा, है ना, 50 लाख से ज्यादा होगा, तो टैक्स एट द रेट 1% इज डिडक्टेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। जो भी पहले हो, मतलब या तो टैक्स काट, मतलब टैक्स एट द रेट 1% एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट, मतलब जिस टाइम पे अकाउंट क्रेडिट होगा या जिस टाइम पे पेमेंट होगा, ठीक है, जो भी पहले होगा। कई कबार होते हैं सर सिस्टम के वाइज, क्रेडिट पहले हो जाता है पेमेंट बाद में होता है, कभी कभी पेमेंट हो जाता है क्रेडिट बाद में होता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बात जो भी पहले होगा उसी टाइम पे गवर्नमेंट कहता है कि हमारा 1% काट लो, जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू रहेगा whichever is tax at the rate 1% deductible at the time of credit। अब ये आपके लिए एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पर बायर के हाथ में आ गया टीडीएस काटने के बारे में। ये 1% क्या है? डिडक्टेबल एट द टाइम, मतलब ये टीडीएस है। ठीक है, टीडीएस काट के पेमेंट होगा। अब बाकी डिस्कशंस में आपके साथ सेक्शन 194(1)(a) ये टीडीएस चैप्टर में पढ़ाऊंगा सर। एक चैप्टर आएगा सर टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, तब आपके साथ में आपको डिटेल्स में टीडीएस टीसीएस के बारे में मुझे बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से आपको हल्का सा आइडिया दिया जा रहा है सर। ठीक है, अच्छा अब और एक सवाल सर, कि ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द रजिस्ट्रेशन वुड बी कंसीडर्ड, इसका कैलकुलेशन क्या होगा अदर सोर्स में? हाँ, ये आपके लिए बहुत वाइटल होने जा रहा है इस चैप्टर के लिए, ध्यान से देखना सर। ये जो रजिस्ट्रेशन डेट में जो कैलकुलेशन होगा, किस वैल्यू के ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा? ठीक है, एसडीपी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी कंसीडर्ड, ये तो बोल दिया सर। ठीक है, या फिर जैसे यहाँ पर बोला है कि एसडीपी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट में भी कंसीडर्ड, सब कुछ ठीक है, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। लेकिन कैलकुलेशन किस पे होगा? डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड एक्चुअल कंसिडरेशन विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, जो मैंने आपको ऑलरेडी सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 पे प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कशंस करके आया। डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड एक्चुअल कंसिडरेशन, अगर मानो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 150 लाख और एक्चुअल कंसिडरेशन है मानो 90 लाख, ओके, तो 150 और इधर 90 लाख, तो डिफरेंस कितना हुआ? 60 लाख का। तो डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू and the actual consideration will be taxable under section 56 subsection 2 clause 10 if such difference is more than the higher of 50,000 और 10% of the consideration। और ये भी साथ में बोल रहे हैं, जैसे मानो कि किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन जो रहा है, कंसिडरेशन तो समझते हो ना, जो बायर सेलर को पे करता है वही कंसिडरेशन है ना, जो बायर सेलर को पे कर रहा है वही जो कंसिडरेशन है। तो अगर 90 लाख कंसिडरेशन है तो 90 लाख का 10% कितना होता है? 9 लाख। ठीक है,
तो 9 लाख और 50,000 में से ऑब्वियसली 9 लाख हायर है, तो बस इतना कहना चाहता है इफ सच डिफरेंस इज मोर देन, जैसे कि ये 60 लाख हुआ, तो क्या 60 लाख जो डिफरेंस हुआ वो 50,000 या 10% ऑफ द कंसीडरेशन से हायर है? यस, आंसर इज यस। ठीक है, तो वो वैल्यू एक्चुअल में कैलकुलेट किया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन ये जो एसडीवी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी कंसीडर्ड। नाउ द प्रोविजन ये कहता है कि डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द एक्चुअल कंसीडरेशन विल बी टैक्सेबल। ठीक है, ये अमाउंट टैक्सेबल होगा, ये अदर सोर्स में टैक्सेबल माना जाएगा और टोटल इनकम में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब है सर, और भी चीजें बता दिया। लैंड एंड बिल्डिंग अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, इसमें एग्रीकल्चरल लैंड को काउंट नहीं करना है। लैंड एंड बिल्डिंग में एग्रीकल्चरल लैंड को काउंट नहीं करना है, और एसडीवी का मतलब तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है जो गवर्नमेंट के घर में जमा होता है। ठीक है, तो ये एक आपको एक रफ आइडिया दे दिया गया सर। ठीक है, ये जो मैं आपको इतना देर से बता रहा था ये एक रफ आइडिया था कि टीडीएस एंड टैक्स का क्या इंप्लीकेशन है। तो बस इतना याद रखना है सर, ये जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट तो आपको मैं पीजीपीपी में भी पढ़ाया। जो लोग पीजीपीपी याद कर पा रहे हो, कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? हेलो, पीजीपीपी कैपिटल गेन, इसमें हम लोग ये पॉइंट डिस्कस किए कि नहीं किए? हाँ, विश्वजीत, अंश, याद याद करके बताओ सर। शुभजीत, एनीवन, जस्ट मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूँ। जो लोग भी क्लास किए हैं उनको याद आ रहा होगा ये 43C है या सेक्शन 50C। बोलो सर। यस हाँ सर। या ना, है ना? तो ये पोर्शन तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन ये जो इन दी हैंड्स ऑफ बायर वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा सा अलगनेस आपको नजर आएगा, जिसमें आप ये देख पा रहे हो सर कि अगर रजिस्ट्रेशन डेट का मैटर है, अगर इन दी हैंड्स ऑफ बायर में क्या है, इज द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यस नो का पॉइंट है, तो सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आ रहा है। लेकिन अगर 50 लाख के नीचे है तो आपको, और एक मतलब 50 लाख के ऊपर है तो क्या होगा, और नीचे है तो क्या होगा, उसके लिए एक अलग पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, अब आगे आगे देखो कि ऐसे प्रोविजंस के साथ हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तो प्रोविजन रह गया, अब आपको आगे आगे ये देखना पड़ेगा ना कि अगर ऐसा प्रोविजंस के ऊपर बेस करके आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करो, है ना? सिमिलर काइंड ऑफ प्रोविजंस का रियल यूज भी तो होगा, नहीं तो क्यों दिया है आपको पढ़ने के लिए? अब इतना देर से अगर आप प्रोविजंस को सुने हो ना, तो आप देखना कि अभी ये जो क्वेश्चन आगे आगे हम लोग बात करेंगे, आपको देखना समझ में आ जाएगा सर। अब ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना सर, हो क्या रहा है। ये जो टीडीएस टीसीएस का बात कर रहा है, टैक्स इम्प्लीकेशंस का बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक केस, एक रियल सिचुएशंस क्वेश्चन है। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशंस वाला एक क्वेश्चन। सर मिस्टर हरी, सर हरी कौन है? ए प्रॉपर्टी डीलर। ध्यान से सुनना सर, हाँ, मतलब कौन क्या करता है ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा तो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा। बात समझे? मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि किसका किस चीज का बिजनेस है, ये बहुत ही माइन्यूटली आपको देखना चाहिए, है ना? अगर ये प्रॉपर्टी डीलर ना होके अगर कोई और होता, ठीक है, अगर वो साड़ी बिजनेस करता, अगर वो गारमेंट्स बिजनेस करता या स्टॉक ब्रोकर होता, ठीक है, कुछ भी और करता, प्रॉपर्टी डीलर नहीं होता, तो फिर प्रॉपर्टी डीलर के पास अगर बिल्डिंग है तो मतलब वो तो स्टॉक इन ट्रेड है उसका। लेकिन बाकी अगर किसी दूसरे के पास कोई बिल्डिंग है या लैंड है तो उसके लिए बिल्डिंग क्या हो जाएगा? कैपिटल। हेलो, ये सब बात मैं आपको प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स में भी बता के रखा होगा सर, कैपिटल गेन पढ़ाने के टाइम पे। जैसे मानो कि एक कंपनी का नाम लेते हैं जो रियल एस्टेट में बड़ा ही नामी है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यूनिटेक या डीएलएफ। ठीक है, ऐसे यूनिटेक बहुत ही फेमस है ना? यूनिटेक का मार्केट में शेयर भी बिकता है। तो जस्ट मैं आपको, जैसे हमारे न्यू टाउन में भी यूनिटेक है सर, एक स्टॉपेज भी होगा यूनिटेक बोल के, जो लोग जानते हैं। डीएलएफ बिल्डिंग भी है ना? ये देखो सर, ये कहाँ पर है? ये तो यहीं पर बता रहा है सर, मतलब यूनी वर्ल्ड सिटी, ये न्यू टाउन का ही एड्रेस बता रहा है। बट ठीक है, मैं एड्रेस पे नहीं जाना चाहता, जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये देखो, ये यूनिटेक का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब जस्ट आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि यूनिटेक जो है सर, वो ये प्रॉपर्टी बिल्ड करते हैं। ये कौन है? ये रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी डीलर है। इनके पास ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है इनका? ये जो एक एक फ्लैट है इनके पास, ठीक है, ये जो एक एक फ्लैट है इनके पास, ये सब फ्लैट इनके लिए क्या है? जैसे एक बिस्किट्स बेचने वालों के पास बिस्किट्स का जो मतलब होता है, बिल्डिंग बेचने वालों के पास भी फ्लैट का ही उतना ही मतलब होता है। सर क्या बात कर रहे हो? ये सर मतलब तो वही है, जो बिस्किट्स बेचते हैं
बिस्किट्स का जो जिस तरह से वो दुकान में सजा के रखता है ना, हम लोग जाके बोलते हैं दादा एक बर्बन दे देना, दादा एक ब्रिटानिया दे देना, दादा एक बिस्फाम दे देना। हाँ, हम लोग भी यहाँ पर जाके बोलते हैं दादा हमारे हमारे लिए एक बिल्डिंग दे देना। हाँ, बालकनी होना चाहिए, गार्डन फेसिंग होना चाहिए, स्विमिंग पूल फेसिंग होना चाहिए। अलग अलग हम लोग अपना अपना डिमांड के साथ उनको बोलते हैं कि हमें प्रॉपर्टी दे दो। तो प्रॉपर्टी डीलर के पास जो प्रॉपर्टी होता है ना, वो नॉर्मल आदमी के पास अगर वो प्रॉपर्टी रहे, जैसे अगर वो प्रॉपर्टी डीलर छोड़ के कोई भी और काम करता हो, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी का डीलर है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड। बात समझ में आ रहा है ना सर? इसीलिए जब भी हम लोग क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे या किसी भी सिचुएशंस को या केस लॉ को क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे, तो हम लोग क्वेश्चंस को गो थ्रू करने के टाइम पे ना ऑलवेज इस सब चीजों का ध्यान रखेंगे कि ये क्यों बोल दिया। ठीक है, तो मिस्टर हरी एक प्रॉपर्टी डीलर है, सोल्ड अ बिल्डिंग इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। उसने बिल्डिंग बेचा अपने बिजनेस के कोर्स के थ्रू से ही। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उसका कोई पर्सनल प्रॉपर्टी था, अपने ही किसी रिलेटिव को ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं था। कोर्स ऑफ बिजनेस, इसीलिए लैंग्वेज भी देखो कितना सुंदर से कहा कि उसने वो प्रॉपर्टी डीलर भी है और अपने बिजनेस के कोर्स में ही वो अपने ही फ्रेंड को, फ्रेंड का नाम है राजेश, ठीक है, तो राजेश को उसने प्रॉपर्टी बेचा। हु इज द डीलर इन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स। अब राजेश क्या करता है, राजेश ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का काम करता है। सर कितने में प्रॉपर्टी बेचा, सर 90 लाख में बेचा। कब बेचा, 1 जनवरी 2023 को सेल किया, जिस टाइम पे मार्केट में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चल रहा था 150 लाख का। मार्केट का स्टैम्प वैल्यू चल रहा है 150 लाख का, लेकिन मिस्टर हरी ने मिस्टर राजेश को सेल किया 150 लाख, सॉरी 90 लाख। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि इनएडिक्वेट हुआ है। हेलो, बोलो सर, इनएडिक्वेट हुआ है कि नहीं हुआ है? इनएडिक्वेसी मतलब समझते हैं ना आप लोग, कि जो ओरिजिनल या रीजनेबल प्राइस है उसके उससे भी कम दाम। सर आप लोग समझ पा रहे हो, जरा बताओ ना। यस सर। सवाई बुझते पाচ্ছে तो? इनएडिक्वेसी का मतलब सबको समझ में आ रहा है ना? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू Yes, sir. 150 लाख का है और इधर 90 लाख का बोला है कंसिडरेशन। सिचुएशन को समझो सर। द एग्रीमेंट वाज हाउएवर एंटर्ड इनटू ऑन, अच्छा अब देखो यहाँ पर डेट को भी अलग अलग दिया। यहाँ पर देखो कब ट्रांसफर कब हो रहा है, 1 जनवरी 2023 को। अच्छा एग्रीमेंट कब बना था इनके बीच में, 1 सितंबर 2022 को, जिस टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चल रहा था 140 लाख का। मतलब एग्रीमेंट डेट का स्टैम्प वैल्यू 140, एग्रीमेंट डेट का स्टैम्प वैल्यू 140, ट्रांसफर डेट का स्टैम्प वैल्यू 150, ट्रांसफर का कंसिडरेशन है 90 लाख। मिस्टर हरी हैड रिसीव्ड अ डाउन पेमेंट ऑफ 15 लाख। मिस्टर हरी को डाउन पेमेंट मिला है किससे, राजेश से। राजेश ने मिस्टर हरी को डाउन पेमेंट किया कितने का, 15 लाख का। कैसे दिया, क्रॉस चेक में दिया, क्रॉस चेक। सर क्या क्रॉस चेक और अकाउंट पे चेक सेम होता है क्या? हम लोग अभी अभी प्रोविजंस पढ़े कि कंसिडरेशन जो है वो अकाउंट पे चेक से होना चाहिए या फिर कैसे होना चाहिए, बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस, ठीक है, थ्रू बैंक अकाउंट, मतलब फंड ट्रांसफर, या इलेक्ट्रॉनिक मोड, और बिफोर ऑन और बिफोर द एग्रीमेंट डेट, ऐसा होना चाहिए। कहीं पर भी क्रॉस चेक बोला है सर? ऐसे तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉ में डिटेल्स में सिखाया जाता है ये क्रॉस चेक क्या है, अकाउंट पे चेक क्या है। बट इतना आपको मैं समझा सकता हूँ करेंटली कि अकाउंट पे चेक का मतलब होता है कि चेक देखा है ना आप लोगों ने, हाँ आप लोगों ने चेक तो देखा होगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि अकाउंट पे चेक कैसे होता है। जिनको पता है बहुत अच्छा, जिन्हें नहीं पता है, अकाउंट पे चेक और क्रॉस चेक। देखो यहाँ पर क्रॉस चेक मैंने अकाउंट पे लिखा, क्रॉस चेक दिखा रहा है, ये बैंक बाजार में ही दिखा रहा है इसके बारे में। ये देखो क्रॉस चेक में ना सिंपल क्रॉस रहता है, क्रॉस चेक में सिंपल क्रॉस रहेगा।
और अकाउंट पे में ना क्रॉस के साथ साथ उसमें अकाउंट पे ही वर्ड लिखा रहेगा, और जिसके नाम पे ये पर्टिकुलर चेक है उसी के पास जाएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। ये देख रहे हैं सर आप लोग, चेक के ऊपर ऐसा करके अकाउंट पे ही लिखा होता है। अगर अकाउंट पे ही लिखा होगा ना, तो ये पर्टिकुलर जिस अकाउंट के लिए बना है उसी के पास ये जाना चाहिए, किसी और के पास तो बिल्कुल नहीं जाएगा, सोनी पटेल के पास ही जाएगा। लेकिन क्रॉस चेक में नाम नहीं लिखा होता है उसमें सिर्फ, और ये क्रॉस चेक जो होता है ना वो अपने बैंक अकाउंट में पेई को ही सिर्फ, मतलब उस चेक को वो दे सकता है। तो बेसिकली हमारा जो करेंट पॉइंट है, क्रॉस चेक में सिंपल दो क्रॉस रहता है, चेक में कहीं पे भी हो सकता है, अगर ऊपर में भी हो तो ऊपर में सिर्फ सिंपल दो क्रॉस रहेगा। और क्रॉस चेक हमारा एग्जाम्पल में नहीं है, मतलब हमारा प्रोविजन जो है वो क्रॉस चेक के लिए नहीं है, वो अकाउंट पे चेक के लिए है। याद रखे बात को। अब ज्यादा भी चेक के बारे में और बात नहीं करेंगे सर, बट जितना जरूरी था आपको मैं बताया कि क्रॉस चेक में है कि अकाउंट पे चेक में है, उस पर क्या फर्क होता है वो मैं आपको दिखाया। अकाउंट पे चेक में जिसका अकाउंट, मतलब जिसको पेमेंट करना है उसी के अकाउंट में पेमेंट जाएगा, ठीक है। ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। और उसको इसी कॉन्सेप्ट में जैसे अगर कोई फंड ट्रांसफर भी कर रहा है, कोई यूपीआई पेमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर रहा है, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर बोला है मिस्टर हरी had received a down payment of 15 lakh by a cross check from Rajesh on the date of agreement and discuss the tax implication in the hands of Hari and Rajesh। अब आपके पास यहाँ पर हरी मतलब सेलर एंड राजेश मतलब बायर, दोनों के हाथ में ये प्रॉपर्टी का टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में बता रहा है। एज्यूमिंग दैट, आपको ये अजम्पशन करने के लिए बोल रहा है, मिस्टर हरी जो है मिस्टर हरी जो है उसने प्रॉपर्टी को परचेज किया था 75 लाख पे। कब किया था? 12 जुलाई 2021 को। इसमें आपको और एक चीज जोड़ के पूछा, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ हरी वाज अ शेयर ब्रोकर इंस्टेड ऑफ ए प्रॉपर्टी डीलर? अगर हरी प्रॉपर्टी डीलर की जगह शेयर ब्रोकर होता तो क्या हमारा जवाब बदल जाता? बोलो सर, पहले तो ये मुझे बताओ, क्या आपको क्वेश्चन का सिनारियो क्लियर है? क्योंकि देखो, जब सवाल क्लियर रहेगा तभी जवाब समझ में आएगा, लेकिन अगर सवाल ही क्लियर नहीं है मन में तो फिर जवाब क्लियर होना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर हमें यहाँ पर दो दो पर्टिकुलर अलग अलग चीज पूछा है, एक बार हमें मिस्टर हरी का इम्प्लीकेशंस पूछा है और एक बार हमें मिस्टर राजेश का इम्प्लीकेशंस पूछा है, तो हमें ना बेसिकली ये जो अभी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जो एक फ्लो चार्ट समझा रहा था, इसी फ्लो चार्ट का ही एप्लीकेशन हमें करना है इन दी हैंड्स ऑफ सेलर एंड इन दी हैंड्स ऑफ बायर। ठीक है, तो पहले हम सेलर का देख लेते हैं, मतलब हरी का, फिर हम लोग बायर का देखेंगे। तो ऑलरेडी हमें प्रोविजंस पता है सर, ऑलरेडी हमें प्रोविजंस पता है, बट इस प्रोविजंस का यूज करना भी देखेंगे सर। तो टैक्स इम्प्लीकेशन इन मिस्टर हरी इज ए प्रॉपर्टी डीलर, तो इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर सेलर मिस्टर हरी, ठीक है। तो इन दी हैंड्स ऑफ हरी द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43 सी ए अप्लाई होगा। ये पीजीबीपी का सेक्शन है ना, प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस। क्योंकि मिस्टर हरी जो है वो प्रॉपर्टी में डील करते हैं, और प्रॉपर्टी डीलिंग्स मतलब बिजनेस का बात है सर। So in the hands of Hari, the provision of section 43CA would be attracted since the building represents his stock in trade and he has transferred the same for a consideration less than the stamp duty value। और मिस्टर हरी ने अपने ही फ्रेंड राजेश को जो बिल्डिंग बेचा या सेल किया वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी कम दाम में, एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110% ऑफ द कंसिडरेशन। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 110% ऑफ द कंसिडरेशन से भी ज्यादा है। मतलब सर हरी ने राजेश को कितने दाम पे बिल्डिंग बेचा? प्लीज मुझे इतना बताओ मुझे एक बार, बोलो सर, हरी ने राजेश को कितने दाम पे बिल्डिंग बेचा? अरे बोलो ना सर। चुप क्यों हैं आप लोग, बोलो। समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर समझ नहीं आ रहा है तो भी बोलो, फिर से समझाऊंगा। लेकिन कितने दाम पे बेचा? कनेक्टेड है कि नहीं आप लोग? किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है मुझे। हरी ने राजेश को कितने दाम पे बिल्डिंग बेचा?
अरे सब चुप क्यों है? सर 90 lakhs. 90 लाख 90 थैंक लाख। यू ना सर, इतना समय क्यों ले रहे हो सर? हरी ने राजेश को 90 लाख में बेचा। जिस टाइम पे बेच रहा था उस टाइम पे मार्केट में स्टैम्प वैल्यू कितना चल रहा था? 150 लाख। अब हमें यहाँ पर ये देख 150 लाख। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट सर कि ये जो 90 लाख का 110% कितना होगा? 90 लाख का 110% कितना होता है? 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 110, 99 लाख होना चाहिए। 90 लाख का 110%, तो 90 लाख तो 100% का वैल्यू है, इसका 110% क्या होगा? 90 इंटू 110 करके भी आपको मिल जाएगा। तो 99 लाख इसका 110% का वैल्यू। लेकिन मार्केट में स्टैम्प ड्यूटी तो उससे भी ज्यादा चल रहा है ना? तो क्योंकि मार्केट में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे भी ज्यादा चल रहा है, तो अब यहाँ पर देखना पड़ेगा अंडर सेक्शन 43CA द ऑप्शन टू एडॉप्ट द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट कैन बी एक्सरसाइज्ड। अब इसमें रूल क्या है? एग्रीमेंट डेट पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चल रहा है उसी को लेके हमें कंसिडरेशन के तौर पे काम करना है। Only if whole or part of the consideration has been received on or before the date of agreement by way of account pay check। लेकिन इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा, हम लोग तभी एग्रीमेंट डेट का वैल्यू को लेके काम कर सकते हैं अगर पेमेंट जो है सर, कंसिडरेशन जो है होली और पार्टली अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट और बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS, थ्रू अ बैंक अकाउंट, थ्रू अ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस, UPI आजकल बहुत पॉपुलर है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, RTGS रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये सब आप लोग जानते हो, है ना? आधार पे ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट। अगर ऐसा पेमेंट हो तो एग्रीमेंट डेट का जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसी को लेके काम करेंगे। लेकिन इन दिस केस क्या हम लोग अकाउंट पे में कंसिडरेशन रिसीव किए सर? क्या मिस्टर हरी ने अकाउंट पे में रिसीव किया? आंसर इज नो। मिस्टर हरी ने अकाउंट पे में रिसीव नहीं किया। मिस्टर हरी ने तो सर क्रॉस पे चेक में रिसीव किया। Since the down payment of 15 lakh is received on the date of agreement by cross check and not account pay check, the option cannot be exercised। तो फिर ये जो एग्रीमेंट डेट में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता। तो फिर अब सवाल ये उठता है, तो अगर नहीं माना जा सकता तो बहुत अच्छा सर, लेकिन टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा? सर टैक्स इम्प्लीकेशन होगा 75 lakh being the difference between stamp duty value on the date of transfer and the purchase price। मतलब यहाँ पर बहुत सिंपल कैलकुलेशंस होगा। 150 लाख का मतलब बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, और परचेस प्राइस कितना है? कितने दाम पे हरी ने बिल्डिंग को परचेस किया था, याद है? 2021 को मिस्टर हरी ने 75 lakhs. 75 लाख, थैंक यू सर, थैंक यू। 150 लाख में स्टैम्प ड्यूटी चल रहा है, ट्रांसफर तो उसको मिला है 90 लाख में, दैट्स ट्रू। ट्रांसफर तो उसको मिला है, मतलब उसका कंसिडरेशन उसको मिला है 90 लाख में, लेकिन मार्केट में स्टैम्प वैल्यू तो चल रहा है 150 लाख ना, एट द रेट ऑफ जिस दिन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट भी बोल सकते हैं उसको। तो 150 लाख जो ट्रांसफर का डेट ऑफ ट्रांसफर में, और परचेस प्राइस है 75 लाख, तो 150 से 75 चला जाएगा, तो ये जो गैप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 75 लाख। और वुड बी चार्जेबल एज बिजनेस इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हरी since the stamp duty value exceeds 110% of the consideration। और stamp duty value भी 110% से ज्यादा है, इसीलिए हम लोग 150 लाख को लेके चल रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा आपको अजीब नहीं लग रहा है? मतलब नॉर्मली क्या होना चाहिए था? अगर इन सिंपल अगर देखा जाए तो 90 लाख का गेन है, मतलब कंसिडरेशन रिसीव हुआ है हरी को, और 75 लाख का कॉस्ट है, तो 90 माइनस 75 करके 15 लाख पे इनकम मान लेते। ये सब नो नॉर्मल सेंस वही बोलेगा ना कि 90 लाख का मेरा बिल्डिंग है, मैंने सेल किया, और 75 लाख में मैंने बिल्डिंग को परचेस किया था, मेरा कॉस्टिंग था, तो 90 लाख का मेरा प्रॉफिट हुआ, मतलब मेरा इनका रेवेन्यू अर्न हुआ, और 75 लाख का मेरा कॉस्ट है, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। 15 लाख पे मैं टैक्स देता, लेकिन यहाँ पर तो सर 75 लाख का लग जा रहा है। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो रहा है एज पर द गवर्नमेंट क्राइटेरिया। और एक चीज देखो सर यहाँ पे, और एक बात सुनो सर यहाँ पे,
ये 150 लाख हुआ इसके कारण क्योंकि 110% को क्रॉस कर गया। और दूसरा बात, रजिस्ट्रेशन डेट में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को भी ले लेते हैं एग्रीमेंट डेट पे, मतलब 140 लाख को भी ले सकते थे, बट वो भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अकाउंट पे में काम नहीं हुआ, क्रॉस चेक में पेमेंट हुआ। इसीलिए जो मिस्टर हरी के हाथ में जो टैक्सेबिलिटी आएगा वो 75 लाख का आएगा। और वो 75 लाख कैसे मिला? 150 लाख का स्टैम्प वैल्यू, ट्रांसफर डेट का, 75 लाख का परचेस प्राइस, डिफरेंस जो है 75 लाख का बिजनेस इनकम, और वही 75 लाख आपका टैक्सेबल इनकम बन जाएगा मिस्टर हरी के हाथ में, पीजीबीपी का। ये बिजनेस का इनकम है सर, मिस्टर हरी के हाथ में ये 75 लाख पीजीबीपी इनकम है। बोलो सर, क्या आप लोगों को बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये मिस्टर हरी अगर स्टॉक मतलब सॉरी प्रॉपर्टी डीलर है तो आपने देखा कि मिस्टर हरी के साथ क्या हुआ। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर मिस्टर हरी शेयर ब्रोकर निकला तो अब क्या होगा कालीन? स्टॉक ब्रोकर निकलता तो क्या होता? तब सेक्शन 43 सी एप्लीकेबल नहीं होता सर, क्योंकि 43 सी तो पीजीबीपी के लिए लगता है। और यहाँ पर तो बंदा जो सेलर बना, हम लोग यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि वो शेयर ब्रोकर है। तो शेयर ब्रोकर अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो शेयर ब्रोकर के लिए प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड होगा क्या? मतलब आप समझो बात को, शेयर ब्रोकर इन द सेंस, मैं आपको यूनिटेक का एग्जांपल दे रहा था स्टार्टिंग में। यूनिटेक कौन है? यूनिटेक तो एक रियल एस्टेट कंपनी है। अगर यूनिटेक की जगह ये मोतीलाल ओसवाल होता तो? अब मोतीलाल ओसवाल प्रॉपर्टी में डील थोड़ी करता है। अरे मोतीलाल ओसवाल एक बहुत फेमस स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है। तो अगर इसके पास भी प्रॉपर्टी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में से एक है। अब इनके पास भी बड़े बड़े प्रॉपर्टी हो सकता है, ये भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल क्या बिल्डिंग में डील करता है क्या? नहीं सर, ये तो डील करता है आईपीओ में, ये तो डील करता है स्टॉक में, शेयर्स में। हाँ, इनका म्यूचुअल फंड्स भी होता है। ठीक है, इनका म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी होता है, डीमैट अकाउंट ओपन करवाना, यही सब काम है इनका। इन्वेस्ट करना, पोर्टफोलियो मैनेज करना, इन्वेस्टमेंट एक एजेंसी है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एजेंसी है। तो वही बात यहाँ पर कर रहा है सर। अगर मिस्टर हरी मोतीलाल ओसवाल जैसे कोई होता तो इन दैट केस 43 सी नहीं 50 सी एप्लीकेबल होता। और मिस्टर हरी जो है वो अभी स्टॉक ब्रोकर है, तो उसके लिए ये जो बिल्डिंग है ना, ये जो प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एसेट होता, ना कि स्टॉक इन ट्रेड होता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा सर। अब टैक्स स्टेटमेंट क्या होता वो भी जरा देख लो। बाकी तीनों सिनारियो तो सेम ही है, बाकी सिनारियो तो सेम ही है, लेकिन आपको बस सेक्शन बदल जाएगा। आपका बस सेक्शन बदल जाएगा, बाकी सिनारियो में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ सेक्शन बदल जाएगा। क्योंकि मिस्टर हरी अब और स्टॉक डीलर सॉरी प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, अब वो शेयर डीलर हो गया, स्टॉक डीलर हो गया, शेयर मार्केट में। तो in case Mr. Hari is a share broker and not a property dealer, the building would represent his capital asset and not stock in trade. In such a case, the provisions of section 50C would be attracted in the hands of Mr. Hari, obviously, since building is transferred for a consideration less than the stamp duty value, and the stamp duty value exceeds 110%. ये हम सबको पता ही है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% क्यों क्रॉस कर रहे हैं? जहां पर नॉर्मल में मेरा कंसिडरेशन है 90 लाख, 110% है 99 लाख, जहां पर स्टैम्प ड्यूटी चल रहा है 150 लाख का, तो 150 तो क्रॉस कर ही रहा है, मतलब 99 को तो क्रॉस कर ही रहा है। तो यहाँ पर भी मेरे मिस्टर हरी के हाथ में टैक्सेबिलिटी क्या होगा? अगेन 75 लाख being the difference between the stamp duty value on the date of registration and the purchase price would be chargeable as short term capital gain. सर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ऐसे केसेस में, इसको हम लोग बिजनेस इनकम नहीं बोलेंगे मिस्टर हरी के हाथ में। क्यों? क्योंकि ये तो कैपिटल एसेट है, और कैपिटल एसेट को सेल करके जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। और क्योंकि मिस्टर हरी यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, तो फिर मिस्टर हरी कौन है? मिस्टर हरी तो स्टॉक ब्रोकर है। तो स्टॉक ब्रोकर अगर किसी को प्रॉपर्टी बेच के इनकम करेगा
तो वो इनकम क्या होगा, वो इनकम कैपिटल गेन होगा। अब शॉर्ट टर्म क्यों माना गया, क्योंकि 2021 से 22 के बीच में जब ट्रांसफर हो रहा है वो विद इन 24 मंथ्स के नीचे होगा ना। प्रॉपर्टी के केस में अगर 24 महीने से नीचे है तो शॉर्ट टर्म, 24 मंथ्स के अंदर अगर प्रॉपर्टी आपने सेल किया तो वो शॉर्ट टर्म। अब हिसाब करके देख लो आप लोग एक बार, हिसाब करके देख लो एक बार कि प्रॉपर्टी कब परचेज किया था मिस्टर हरी ने, 12 जुलाई 2021 को। कब सेल कर रहा है, ट्रांसफर कब हो रहा है, 1 सितंबर 2022 को। क्या 24 मंथ्स हो गया सर? हेलो, परचेज डेट और सेल डेट में क्या 24 मंथ से भी ज्यादा गैप है? अगर ज्यादा गैप होता तो लॉन्ग टर्म हो जाता। अब क्योंकि 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म है। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कभी कभी क्या होता है सर, कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ चुके हैं सर, टैक्स रेट में फर्क होता है। ठीक है, टैक्स रेट में फर्क होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 20% टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म में देयर में बी प्रोविजंस ऑफ 15% रेट। ठीक है, तो ये सब कैपिटल गेन चैप्टर में बात कर लेते हैं सर। फिलहाल में कैपिटल गेन का डिटेल्स में जाना सही नहीं होगा। ठीक है, बस आपको इसीलिए ये सब चीज आपको डिटेल्स में जानना चाहिए। बस इतना समझ लो कि शॉर्ट टर्म क्यों हुआ, क्योंकि अगर बिल्डिंग के केस में अगर कोई बिल्डिंग प्रॉपर्टी वगैरह को 24 मंथ्स होल्ड करके फिर सेल करता है तो वो लॉन्ग टर्म होगा, अगर 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म। तो हमारे केस में ये 24 से कम है तो शॉर्ट टर्म हुआ है। और एक बात याद रखिए सर, इट में बी नोटेड दैट अंडर सेक्शन 50C, the option to adopt the stamp duty value on the date of agreement can be exercised only if the whole or part of the consideration has been received. वही सेम बात, on or before the date of agreement by way of account paycheck or draft or by use of ECS through a bank account or through credit card, debit card, net banking, IMPS, वही ऑनलाइन सिस्टम। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम। ठीक है, अगर ऑनलाइन में करता, और हमारे केस में 15 लाख जो पार्ट पेमेंट रहा है वो तो क्रॉस चेक में हुआ है, जो अकाउंट पे में नहीं हुआ है। तो फिर ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का जो एग्रीमेंट डेट वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसको नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन टू ऐड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट तभी एक्सरसाइज किया जाएगा। एग्रीमेंट डेट में कितना वैल्यू था, एग्रीमेंट डेट में 140 लाख का वैल्यू था, लेकिन उसको एक्सरसाइज तभी कर सकते हैं अगर जो कंसिडरेशन, टोटल कंसिडरेशन का अगर कोई भी पार्ट एग्रीमेंट से पहले, एडवांस अमाउंट जो बोला जा सकता है, बुकिंग अमाउंट, अगर कोई भी पार्ट ऑनलाइन में करते तो आप एग्रीमेंट डेट का वैल्यू को यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर अकाउंट पे चेक नहीं हुआ, क्रॉस चेक में हुआ है, तो फिर वो 140 लाख का कोई भी कैलकुलेशन यहाँ नहीं होगा, और इसीलिए हमारा हिसाब 150 लाख से हुआ है। देखो सर, ये लॉस है एक्चुअली। अगर 140 लाख से, अगर 140 लाख से 75 लाख लेस करते, 140 लाख अगर मैं एसडीबी मानता, मतलब मान पाता, अगर मैं अकाउंट पे से करता, तो 140 लाख से 75 लाख लेस करते तो मेरा अमाउंट कितना हो जाता? प्लीज कैलकुलेट सर। 170, 140 माइनस 75, 65 लाख, 10 लाख का टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता सर। इसमें 65 लाख का आपका इनकम बन रहा है सर, तो 65 लाख में टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा कि 75 लाख में टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा? बोलो ना, ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने अकाउंट में का सिस्टम फॉलो नहीं किया, तो फिर 10 लाख का झाड़ खाएंगे और क्या। बोलो सर, ये जो मैं इतना लंबा चौड़ा डिस्कशंस किया आपसे स्टार्टिंग में, जो आपको लग रहा था कि भाई क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या अभी बात समझ में आ रहा है सर? सेलर के हाथ में 43CA एंड 50C, क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने क्लियर है सर? इतना बता दो सर, अगर ये सेलर के हाथ में 43CA एंड 50C क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसीलिए पहले प्रोविजंस पे थोड़ा दिमाग लगाए और फिर जाके मैं आपको मिस्टर हरी का गुण गाए। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना, दाल भात खाओ और हरी का गुण गाओ। हाँ, हरी मतलब वो भगवान हरी रे बाबा, चलो छोड़ो, मतलब कृष्ण भगवान। लेकिन फिलहाल ना कृष्ण ना शिव, हम लोग तो बात करेंगे बायर के हाथ में क्या होगा। ओके सर, बायर में चले जाए सर? सर आपकी मर्जी, आपका इच्छा, हम लोग तो बस अभी सुनेंगे आपको। ठीक है सर, मैं भी कौन सुना रहा हूँ सर, मुझे जैसा बोला जा रहा है मैं कर रहा हूँ।
ओके सर, राजेश के हाथ में देख ले कि राजेश के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी होगा। सर यहाँ पर अभी अदर सोर्स का मेन फंक्शन हो जाता है। अच्छा, अब कोई ऐसा ना सोचे सर चैप्टर तो अदर सोर्स चल रहा है तो फिर आप बीच में इसको क्यों लाए, कैपिटल गेन को, पीजीबीपी को। सर मैंने कहा लाया, ये तो किसी भी क्वेश्चन का सेलर और बायर के हाथ में क्या कैलकुलेशंस हो सकता है इसको जानने के लिए जरूरी पड़ गया तो बोल देना पड़ा सर। सब कनेक्टेड है, ऐसे पूरा यूनिवर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है सर। हाँ? अगर सोलर सिस्टम में थोड़ा सा इधर उधर हुआ पूरा यूनिवर्स टूट सकता है, वैसा ही इसीलिए हर चीज को कनेक्ट करके चलना पड़ सकता है। अदर सोर्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश, सिंस मिस्टर राजेश इज ए डीलर इन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स। अच्छा यहाँ पर राजेश कौन था, राजेश बायर था, जो अपने फ्रेंड हरी से प्रॉपर्टी बाई कर रहा था। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर राजेश तो डीलर है ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का, उसने बिल्डिंग परचेस करके क्या परचेस कर लिया, मतलब अगर राजेश ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स को छोड़ के कोई प्रॉपर्टी डीलर होता तो इन दैट केस वो स्टॉक इन ट्रेड हो जाता। लेकिन अगेन ये कैपिटल एसेट हो गया क्योंकि राजेश तो ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स में काम करता है। तो ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स वाले जब बिल्डिंग खरीदेगा तो वो एक्चुअली कैपिटल एसेट परचेस करेगा, इसीलिए वुड बी कैपिटल इन हिज हैंड्स, कैपिटल एसेट इन हिज हैंड। कैपिटल एसेट के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 बात करता है कैपिटल गेन चैप्टर। अब छोड़ो कैपिटल गेन में डिटेल्स में भी जाने का जरूरत नहीं है, फिलहाल हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 हमें कहाँ लेके जाता है। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 would be attracted in the hands of Mr. Rajesh who has received immovable property being a capital asset for inadequate consideration। inadequate क्यों सर, मार्केट में स्टैम्प वैल्यू चल रहा है 150 लाख का और आपने प्रॉपर्टी खरीदा 90 लाख में, तो इनएडिक्वेट तो हुआ, बिल्कुल हुआ। ये सब नो, मार्केट में प्रॉपर्टी का स्टैम्प वैल्यू चल रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से 150 लाख और आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया 90 लाख में, तो इनएडिक्वेट तो हुआ। और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के बारे में अदर सोर्स बात करता है ना, अदर सोर्स बिल्कुल बात करता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो तो कौन सा सेक्शन जाता है सर, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। अब वही 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 आपको यहाँ पर एज एन मिस्टर राजेश क्या कर सकता है आपको बता रहे हैं, मतलब आप राजेश के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होगा। अब अगेन आपने कितना वैल्यू एक्सीड्स कितना है 110% के हिसाब से अगर देखो तो यहाँ पर देखो सेम कॉन्सेप्ट अभी काम करेगा, डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, difference between the consideration and the stamp duty value exceeds 9 lakh being the higher of 50,000 and 10% of the consideration। सर समझे नहीं, और एक बार बताओ। सर नहीं बताना चाहिए था, और एक बार क्यों, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इस प्रोविजंस को ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब देखो, जरा देखो, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 आपको कितना सुंदर से बता रहा है सर कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर होगा सेलर से बायर के पास, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प वैल्यू एंड द कंसिडरेशन if the difference exceeds the higher of 50,000 and 10% of consideration। क्या वही सेम बात यहां पर भी नहीं कर रहा है मिस्टर राजेश के हाथ में, मतलब जो डिफरेंस स्टैम्प वैल्यू का और कंसिडरेशन का जो डिफरेंस होगा वो अगर 50,000 से भी ज्यादा है या फिर टोटल कंसिडरेशन का 10% से भी ज्यादा है तो वो वैल्यू टैक्सेबल में आ जाएगा। एक बात यहाँ पर स्पेशल करके बोला गया था कि डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प वैल्यू एंड द कंसिडरेशन इफ सच डिफरेंस इज मोर देन द हायर ऑफ 50,000 एंड 20% ऑफ द कंसिडरेशन, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रेसिडेंशियल यूनिट व्हिच इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अगर वो रेसिडेंशियल यूनिट होता और अगर उसे कोई स्टॉक इन ट्रेड के तहत होल्ड करता, स्टॉक इन ट्रेड के तहत होल्ड करता तो फिर 20% लिया जा सकता था। एंड सेलर एंड ट्रांसफर्ड बिटवीन 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच में अगर ये ट्रांसफर हुआ होता बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट टू द बायर एंड द कंसीडरेशन फॉर ट्रांसफर अगर 2 करोड़ से भी कम होता तो लेस देन इक्वल्स टू 2 करोड़ होता तो जाके हम उसको ले सकते थे। फिलहाल ये जरूरी नहीं है, ये सेकेंड पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, अभी तो फर्स्ट पॉइंट से ही काम चल जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए तो फर्स्ट पॉइंट में ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इसी पे फोकस करते हैं
फिर धीरे धीरे जैसे वो वाला पॉइंट भी मिलेगा ना, हम लोगों से बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मिस्टर राजेश के हाथ में क्या क्या हो रहा है सर। अब यहाँ पर आप हिसाब देखो सर, 90 लाख का 90 लाख का कंसिडरेशन है, तो 90 लाख का 10% कितना होता है? 9 क्या लाख। ना 9 लाख, थैंक यू सर। अच्छा 9 लाख हमारा रूल क्या है, हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन, है ना। Being the higher of 50,000 and 10% of the consideration, तो 10% of consideration से भी हायर, 50,000 से भी हायर, तो उस अमाउंट को हमें लेना चाहिए। अब देखना है सर कि क्या ऐसा तो हो गया, अब आगे देखना है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मतलब कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा राजेश के हाथ में। तो राजेश के हाथ में 60 लाख बोलेंगे, 60 लाख being the difference between the stamp value of the property on the date of registration। रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, 150 लाख। रजिस्ट्रेशन डेट में वैल्यू कितना है, 150 लाख। और कॉन्सिडरेशन कितना है राजेश का, मतलब राजेश ने कितना कॉन्सिडरेशन पे किया हरि को, 90 लाख। तो आपने 150 लाख का चीज का दाम दिया 90 लाख, तो आपको क्या बता रहा है सर, जिसका मार्केट में प्राइस है, स्टैम्प वैल्यू है 150 लाख का, उसका आपने कंसिडरेशन दिया 90 लाख का, तो डिफरेंस होता है 60 लाख। लेकिन क्योंकि ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, अंडर सेक्शन 56 सब्सेक्शन 2 क्लॉज 10 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश, 60 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। Therefore, the 60 lakh being the difference between the stamp duty value of the property on the date of registration and the actual consideration 90 lakh would be taxable under section 56 subsection 2 clause 10 in the hands of Mr. Rajesh. Since the payment on the date of agreement is made by cross check, क्योंकि पेमेंट आपने क्रॉस किया इसलिए एग्रीमेंट डेट का वैल्यू नहीं ले सकते। अगर ये अकाउंट पे में करते तो ये 140 लाख कर लेते सर। अगर ये अकाउंट पे चेक या ऑनलाइन पेमेंट करते तो 140 लाख कर सकते थे, और अगर 140 करते तो ये 60 लाख की जगह 50 लाख हो जाता। लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि हम लोगों ने क्रॉस चेक में पेमेंट किया, मतलब यहाँ पर मिस्टर राजेश ने क्रॉस चेक में पेमेंट किया, अकाउंट पे चेक में पेमेंट नहीं किया। इसलिए बोला द चेक एंड नॉट अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट और ईसीएस, इसलिए हम लोग उसको उस पर एग्रीमेंट डेट का वैल्यू को नहीं ले सकते, रजिस्ट्रेशन डेट का वैल्यू को लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पूछा था आपको कि अगर राजेश शेयर ब्रोकर होता तो क्या होता, वो तो सॉरी हरी शेयर ब्रोकर होता तो क्या होता, लेकिन राजेश जो है वो तो यहाँ पर कौन है सर, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स में काम करते हैं। तो देयर वुड बी नो डिफरेंस इन द टैक्सेबिलिटी इन हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश वेदर मिस्टर हरी इज ए प्रॉपर्टी डीलर और ए स्टॉक ब्रोकर। चाहे मिस्टर हरी मतलब सेलर प्रॉपर्टी डीलर हो या स्टॉक ब्रोकर हो, वो राजेश के लिए कोई मायने नहीं रखता। राजेश के लिए बस इतना मायने रखता है कि उसने प्रॉपर्टी को इनएडिक्वेटली पेमेंट किया प्रॉपर्टी के लिए कि एडिक्वेटली किया। अगर इनएडिक्वेटली किया तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 जो बोलता है उसको फॉलो करना होगा, ठीक है ना। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, एक्सेप्ट वेयर द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड इन रेसिडेंशियल यूनिट, अगर कोई रेसिडेंशियल यूनिट ट्रांसफर होता fulfilling the stipulated condition which is not so in this case, मतलब वो 20% of the consideration लेके देखना पड़ता, जो मैं अभी आपको बता रहा था। Therefore, the provision of section 56 subsection 2 clause 10 would be attracted in the hands of Mr. Rajesh, who has received the immovable property being a capital asset for inadequate consideration. Difference between the consideration and stamp duty value exceeds 9 lakh, being the higher of 50,000 and 10% of the consideration. तो 60 लाख उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बस यही बोला, बोलो सर कोई डाउट है क्या? एक लंबा डिस्कशन था, आई अंडरस्टैंड, बट आई थिंक कि इतना मैं आपको जरूर बोल सकता हूँ कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा ये समझ में पूरा आ रहा है, ये समझ में पूरा आ रहा है। बोलो सर। आया कि नहीं आया? क्या रे? यस सर। घर पे एक बार रिवाइज जरूर करिएगा सर, ठीक है। इसको कहते हैं क्रिटिकली एनालिसिस करने का तरीका। अब टैक्स डायरेक्टली पढ़ने जाओ ना, टैक्स का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा,
टैक्स को ऑलवेज अंदर से पढ़ना पड़ता है, ऐसे नॉट जस्ट इन केस ऑफ टैक्स, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो हर एक सब्जेक्ट को आपको अंदर से पढ़ना चाहिए। ऊपर ऊपर वाला टेक्निक जो होता है ना, ये बहुत ही खतरनाक टेक्निक है। कभी कभी ऊपर ऊपर करके आप थोड़ा सा तो चल सकते हो, बट अगर ज्यादा दूर तक का जाना, रास्ता तय करना हो ना, तो आप पहुंच नहीं पाओगे। इसीलिए हर चीज के अंदर में जाओ, अंदर को झांको, क्या बोला है, क्या समझाना चाहता है, जानो, सीखो, उसके बाद आप रास्ता तय करो। जैसे मानो कि आप ट्रेकर बनना चाहते हो, और आपने कभी, मतलब ऐसे बहुत लोग ना थोड़ा शौकीन होते हैं, उनको लगता है कि मैं पहाड़ में चढ़ूंगा, ये करूंगा, लेकिन उसको ना पहले बेसिक पहाड़ चढ़ना सीखना चाहिए। ठीक है, छोटा मोटा पहाड़ पहले सीख लो, उसके बाद एवरेस्ट में जाओ, ठीक है, या फिर कंचनजंगा जाओ, जो भी ट्रेक करना चाहते। तो कोर एक्टिविटी में आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रेक करने का बेसिक क्या एबिलिटी है, फिर जाके आप बड़े बड़े चीजों में जाओ। है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ अंदर में बात समझे नहीं, जाने नहीं, और एकदम पहाड़ चढ़ना चालू कर दे। मतलब सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने से कभी कभी लगता है कि भाई मैंने सब कंप्लीट कर लिया, सब सॉल्व हो गया, मैं देख लिया, लेकिन वो ना आधा हुआ, पूरा तो हुआ ही नहीं सर। जो भी हो, आप लोग समझ पा रहे हैं, इतना काफी है सर। आगे बढ़ रहे हैं, और भी कुछ चीजें हैं, थोड़ा बता देते हैं। कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जैसे कि ये अखिल का एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था लास्ट दिन, जरूरत था वहां पर, कनेक्टेड पॉइंट्स था। ओके, ये एक पॉइंट सर, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 11 का कंपेंसेशन और इनहांस्ड कॉम्पेंसेशन का एक कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लें क्या? हाँ, कंपेंसेशन एंड इनहांस्ड कॉम्पेंसेशन, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब ये बेसिकली अदर सोर्स में क्या टैक्सेबल होगा उसके बारे में मैंने पहले भी बता के रखा था, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 11। compensation or any other payment received in connection with termination of anyone in employment। मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो रहा है, मानो कि आप जॉब, जिस जॉब में थे, आपका जॉब जा रहा है या टर्मिनेशन हो रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको कुछ पेमेंट मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं सर, एनी कॉम्पेंसेशन और एनी अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, या तो उसके नाम पे ड्यू हुआ है, या तो रिसीव कर चुका है उस बंदे ने, by whatever name called in connection with the termination of his employment or the modification of the terms and condition relating to their to, मतलब अगर कुछ टर्मिनेशन कॉन्सेप्ट में अगर कुछ मॉडिफिकेशंस होगी भी, अगर आपको कुछ पेमेंट मिल रहा है, तो वो अदर सोर्स हेड में चार्ज हो, बस इतना कह रहा है सर, चार्जेबल टू टैक्स इन दिस हेड। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 11 में बताया गया है। ठीक है, टर्मिनेशन, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन में अगर कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, ये मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है, ये सब पहले हो चुका है। ये जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ओनली, नॉट चार्जेबल अंडर द प्रॉफिट इनकम, मतलब कुछ ऐसे भी इनकम है जिसको पीजीपीवी में चार्ज नहीं किया गया, तो उसको अदर सोर्स में चार्ज करना चाहिए। जैसे कि मशीनरी वगैरह अगर आप लेट आउट करते हो, फर्नीचर लेट आउट करके कमाते हो, अगर उसका बिजनेस में आपका कोई डिटेल्स डिस्कशन नहीं है, तो आप समझ लेना कि उसको अदर सोर्स में जरूर दिखाना चाहिए। ठीक है, और भी है यहाँ पर, जैसे आपको और भी बता देना है सर। जैसे मानो किसी ने बिल्डिंग लेट आउट करता है, ठीक है, कोई बिल्डिंग लेट आउट करता है, क्या करता है, बिल्डिंग को लेट आउट करना। सर बिल्डिंग लेट आउट करना, ऐसे तो कहाँ डिस्कशन होता है, घर भाड़ा देके इनकम करने के बारे में हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर डिस्कस करते हैं, है ना, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन where letting out of property is inseparable from the letting out of machinery, plant or furniture, the income from such letting, मतलब मानो कि आप प्रॉपर्टी तो भाड़े पे देते ही हो, रेंट पे, बट प्रॉपर्टी के साथ साथ प्रॉपर्टी के अंदर मानो मशीन्स है, प्लांट है, फर्नीचर है, उनको भी साथ में रेंट पे देते हो। अगर वो इंसेपरेबल कंडीशंस में है, और अगर आप उसको पीजीपी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस के अंदर उसको आप कैलकुलेट नहीं करते, अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, तो उसका इनकम को कहाँ टैक्सेबल करोगे, अदर सोर्स में करोगे। एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अगर आपका बिजनेस नहीं है, ठीक है, ये अगर आपका पीजीपीपी का पार्ट नहीं है, मतलब मानो कि आप सिक्योरिटी, लाइक सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी इन द सेंस लोन, बॉन्ड, डिवेंचर, ठीक है, ये
सब चीज से अगर आप इनकम करते हो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज से, तो अगर आपका ये पीजीबीपी नहीं है तो फिर आप इसको कहाँ काउंट करोगे? ऑब्वियसली आप इसे अदर सोर्स में काउंट करोगे। However, certain interest income, लेकिन there may be some interest income arising to certain person would be exempt under section 10 subsection 15। अब जान लो सर, ठीक है, कि नॉर्मली इंटरेस्ट इनकम जो है अगर वो आपका बिजनेस इनकम नहीं है, ठीक है, जैसे कुछ लोगों का ना इंटरेस्ट इनकम बिजनेस इनकम होता है, जैसे कि बैंक वगैरह के लिए या फिर जो डिवेंचर कंपनीज होते हैं, ठीक है, उनके लिए इंटरेस्ट इनकम उनके बिजनेस में बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं। जो लोग बॉन्ड इशू करके कमाते हैं, अगर आप एनएसी बॉन्ड साइट में जाओगे ना आपको दिखेगा, ठीक है, बहुत सारे कंपनी जो डिवेंचर बॉन्ड वगैरह इशू करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करता है। ये देखो सर, ये एनएसी के साइट में मैंने आ गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब डिटेल्स का चर्चा मुझे ना म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट में मुझे ज्यादा मौका मिलता है बताने के लिए, या फाइनेंस के क्लास में। तो फिलहाल जितना है मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे देखो IIFL, ये बॉन्ड इशू करके रखा, देखो आपको कूपन रेट दे रहा है, तो ये बॉन्ड इशू करके लोगों से पैसा लेता है, या कभी जरूरत पड़ने से यही कंपनी किसी और को उधार भी दे सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो पैसा उधार दे के कमाते हैं, ठीक है, उनके लिए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज डायरेक्टली काम करता है, और कुछ लोग इंटरेस्ट देते भी है। तो मेरा कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं हो, अगर आप कोई लोन प्रोवाइडिंग कंपनी नहीं हो, तो ऐसे केसेस में आप अपना जो अर्निंग है उसे आप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में तो एज ए पीजीबी भी दिखा दोगे, है ना। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज वगैरह में क्या होता है, लोगों को इंटरेस्ट दिया जाता है, डिवेंचर कंपनीज भी कुछ होते हैं जो दूसरे को इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपका पीजीबी नहीं है तो कहाँ लगाओगे? तो अदर सोर्स में लगाओगे। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात कर रहे हैं सर, सर्टेन इंटरेस्ट इनकम, ये बहुत जरूरी है सर। ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ठीक है, और साथ साथ में किसी भी क्वेश्चन के अंदर ना एक अचानक से कहाँ कहाँ से इलाके खड़ा कर देगा, आपको सोचना, सोच में डाल देगा कि क्या करेगी, टैक्सेबल करेगी, नॉन टैक्सेबल करेगी। तो उसके लिए ये पॉइंट बहुत वाइटल हो जा रहा है। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है, इंटरेस्ट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, प्रीमियम मतलब इंटरेस्ट के थ्रू से इनकम करो, या प्रीमियम के थ्रू से, या रिडेम्पशन और अदर पेमेंट और नोटिफाइड सिक्योरिटीज, बॉन्ड, एन्युटी सर्टिफिकेट or other saving certificate is exempt subject to such conditions and limits as may be specified in the conditions. It may be noted that interest on post office savings bank account which was so far fully exempt would henceforth be exempt from tax for any assessment year only to the extent of, ठीक है, एक समय में हमें जो सेविंग्स अकाउंट में या पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट रिसीव होता था उसको फुल्ली एग्जेम्प्ट किया जाता था, बट अभी ना पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं होता, ठीक है। क्या बोलते हैं सर, इट में बी नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट which was so far fully exempt would henceforth be exempt from tax for any assessment year only to extent of 3,500 in case of an individual account। अगर कोई इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3,500 तक पोस्ट ऑफिस में या सेविंग्स अकाउंट में है तो आपको एग्जेम्प्टेड है, लेकिन उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर जॉइंट अकाउंट है तो 7,000 इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट, मतलब जॉइंट अकाउंट में 7,000 तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर जाएगा तो टैक्सेबल। इंडिविजुअल में 3,500 तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर जाएगा तो टैक्सेबल, ठीक है। अदर सोर्स में ही काउंट किया जाता है इनकम को। इसके साथ साथ सर याद रखना, बहुत ही वाइटल पॉइंट कर दिया सर मैंने, इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपोजिट बॉन्ड। गोल्ड डिपोजिट बॉन्ड कौन इशू करता है? इसके आपको दिखा रहा था ना अलग अलग बॉन्ड, ठीक है, ये देखो ये सब अलग अलग बॉन्ड टाइप्स देख रहे हो ना, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे। कभी एनएसी बॉन्ड में जाओगे ना और जाके देखो, या फिर आप जीरोधा पॉइंट में जाके भी चेक कर सकते हो, आजकल जीरोधा बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, इसका डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगा। अब ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहते सर, क्योंकि इसके लिए ना एक अलग ही चर्चा का जरूरत पड़ता है। जो मैं नॉर्मली, जो लोग एनआईएसएम का पढ़ाई करते हैं ना, एनआईएसएम म्यूचुअल फंड 5A, ठीक है, एनआईएसएम में काफी सारा कोर्सेज होता है, वहां पर ना मुझे ज्यादा मौका मिलता है ये सब बताने का। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम 2015 नोटिफाइड बाय द सीजी, ठीक है। अगर ऐसे जगह में से कोई इंटरेस्ट हो रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इशूड बाय ए लोकल अथॉरिटी, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इशूड बाय ए लोकल अथॉरिटी मतलब कोई कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद, ठीक है, इस तरह का। लोकल अथॉरिटी में कौन आता है? पंचायत,
ठीक है, सरपंच का जो एरिया है या फिर जिला परिषद जो है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, अगर उनके थ्रू से कोई बॉन्ड में इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ना, तो उससे भी हम लोग एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में काउंट करते हैं। स्टेट पूल्ड फाइनेंस एंटिटी, स्टेट पूल्ड फाइनेंस एंटिटी, स्टेट पूल्ड इन द सेंस कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से कोई फाइनेंस का एक जुगाड़ लगाया गया, तो ठीक है। स्टेट पूल्ड फाइनेंस एंटिटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कुछ फाइनेंस एंटिटी है, एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करते हैं, अलग अलग लोगों से फंड इकट्ठा करते हैं, और फंड इकट्ठा करके उसमें वो लोग फंड जुगाड़ करते हैं और बदले में आपको इंटरेस्ट देते हैं। आप कोई बोलेगा सर क्या ये चीट फंड टाइप्स है? हाँ सर वैसा ही है, ठीक है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक वे में गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके दिया, ठीक है, स्पेसिफाइड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट, अगर उसको बता दिया कि ये सब एकदम ऑर्गेनाइज्ड है और स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ऐसे केसेस में हम उसे एग्जाम करें। स्टेट पूल्ड फाइनेंस एंटिटी के बारे में थोड़ा और बता दिया, मींस सच एंटिटी व्हिच इज सेट अप इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस ऑफ द पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के तहत अगर कोई फंड स्टेट गवर्नमेंट जुगाड़ करते हैं और उसमें जो भी फंड जमा करते हैं उनको अगर इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट कर लेंगे। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 का ये जो जगह है ना, ये बहुत वाइटल जगह है। मतलब नॉर्मली इंटरेस्ट क्या है, अदर सोर्स इनकम में टैक्सेबल होता है, बट देयर मे बी सम इंटरेस्ट इनकम जिसे एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा गया है। इसका स्पेशल ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, इंडिविजुअल होगा तो 3,500, ज्वाइंट होगा तो 7,000, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम 2015, ठीक है, 99 में 1999 का स्कीम है, 2015 का स्कीम है। ऐसे केसेस में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएगा। लोकल अथॉरिटी स्टेट पूल्ड फाइनेंस एंटिटी की तरफ से कोई इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। याद रखिएगा सर स्पेशल पॉइंट्स। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ना कुछ खास बंदे होते हैं जिनके ऊपर भरोसा करके कोई भी बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है ना, एम्प्लॉय के कारण होता है, ठीक है। तो अब हर एम्प्लॉय नहीं, अब कोई कोई होता है सर जो बहुत खास होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब उनका कुछ हो जाए ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि देखो सर, सबसे बड़ा रिसोर्स तो ह्यूमन रिसोर्स ही होता है, इस बात का लोगों को ना समझ नहीं है, जानते हो ना। जो बंदा ये समझ गया ना, वो तो उसके लिए जान भी दे सकता है। ह्यूमन रिसोर्स से बड़ा कुछ है नहीं। आजकल तो सर ऐसा हो गया कि मतलब फैमिली कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूं बिजनेस को छोड़ के, आजकल ना फैमिली के अंदर ना मिलमिश तो है नहीं ज्यादातर केस में, ठीक है। अगर कोई फैमिली दिख जाए तो आप उसे म्यूजियम में रख लो, ठीक है, क्योंकि ऐसा फैमिली देखने के लिए अभी फॉरेन कंट्री से या इंडियन अलग अलग स्टेट से लोग आएगा कि भाई अभी भी फैमिली एक साथ रहते हैं, सबके साथ सबका मिलमिश है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो अब बात क्या है कि सर ऑर्गेनाइजेशंस में भी ना ऐसा ही फीलिंग होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस में ना जो एम्प्लॉयर होता है ना, एम्प्लॉयर को ये फीलिंग होता है कि भाई मेरे लिए एम्प्लॉय कितना खास है। जो ऑर्गेनाइजेशन ये बात समझ गया ना, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई तुमको काम दिया, काम करो, पैसा मिलेगा, है ना। कुछ लोग सोचते हैं भाई पैसा लेता हूँ, काम करता हूँ। सोच ठीक है, सोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर एक इंसान अपना बिजनेस को बिल्डअप करते हैं अपने एम्प्लॉय की वजह से। जैसे फैमिली में ह्यूमन होता है ना, वो तो फैमिली वाला बात हो गया, पर्सनल नेचर का। वैसा ही बिजनेस लेवल में भी ना एक प्रॉपर ह्यूमन वाला नेचर वाला मैटर होना चाहिए। हर बात में भाई तुमको काम दिया, पैसा दिया, अरे क्या पैसा पैसा, पैसा तो हर किसी को ऐसे ही मिल जाएगा सर, इतना बड़ा दुनिया चलता है, काम तो करना पड़ेगा। और सभी के लिए ना कुछ जुगाड़ हो ही रहेगा। हाँ, डेली सुबह सूरज उगता है, हाँ, शाम होते ही चंदा मामा उग जाते हैं, कौन कंट्रोल करता है पैसा। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं पैसा दिया तो एकदम खरीद लिया, ऐसा थोड़ी होता है सर, ठीक है। पैसा देके किसी को ऐसे खरीदा नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो भी हो, मैं बस इतना कहना चाहता है, गवर्नमेंट इसमें क्या कहता है सर कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिसको पता होता है कि भाई कुछ लोग ना बहुत खास है, ऐसे सभी कोई खास है, बट कुछ लोग ना जैसे सीईओ सीएफओ ऐसे टाइप का, ठीक है, जो कंपनी के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर है, तो इनके लिए ना कंपनी क्या करता है, एक अलग से इंश्योरेंस पॉलिसी करके रखता है। आप समझ रहे हो ना, ठीक है, ठीक जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए करके रखते हैं, वैसा ही मतलब खास ह्यूमन रिसोर्स के लिए। मैं इसीलिए थोड़ा ह्यूमन रिसोर्स में बात थोड़ा इधर उधर का कर लिया,
थोड़ा फैमिली वाला बात भी कर दिया, बट उसको थोड़ा भूल जाओगे। ह्यूमन रिसोर्स बहुत खास होते हैं सर, और वैसा ह्यूमन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही वाइटल है, उसके लिए भी ना कंपनी क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी करके रखता है। तो इन्हीं सब रिसिप्ट अंडर ए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब मानो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ही खास हो और आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए कीमैन इंश्योरेंस करके रखता है। अगर आपको कोई चोट लगता है, आपको कोई हेल्थ खराब होता है, तो आपको उस स्कीम से ना पैसा मिलता है। ठीक है, मतलब पैसा मिलता है इन द सेंस आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आप वहां से ले सकते हैं। सम allocated by way of bonus on such policies chargeable under the income from other source। लेकिन इनकम टैक्स कहता है ठीक है, जिसको जितना भी प्यार मिले अपने ऑर्गेनाइजेशन से, बट अगर वो पैसा आपको बेनिफिट के लिए मिल रहा है, उसे हम लोग अदर सोर्स में टैक्सेबल कर देंगे। इफ सच इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर द पीजीबीपी, इफ बिजनेस एंड प्रोफेशन और अंडर देयर सैलरी, अगर आप उस इनकम को सैलरी हेड में या फिर पीजीबीपी हेड में यूज नहीं किए, तो उसे अदर सोर्स में बिल्कुल चार्ज करें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। इफ सच सम इज रिसीव्ड बाय any person other than the employer who took the policy, ठीक है, एम्प्लॉयर को छोड़ के, बिकॉज एम्प्लॉयर ही तो है सर who took the policy and the employee in whose name the policy was taken। ठीक है, तो जिसके नाम पे वो पॉलिसी लिया गया एम्प्लॉय, उसी के हाथ में टैक्सेबल होता है अदर सोर्स पे। ठीक है, रेसिडुअल इनकम पे ध्यान दीजिएगा। रेसिडुअल इनकम मतलब एनी इनकम चार्जेबल अंडर द चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट बट नॉट फॉलिंग अंडर एनी अदर हेड, जो किसी और हेड में नहीं आया, उसको हम लोग अदर सोर्स में कर लेंगे। और इनकम आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जैसे सैलरी रिसीव्ड बाय एनपीएमएलएस विल नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, एनपीएमएलए का जो सैलरी मिलता है ना सर, नॉर्मली 2.5 लाख 3 लाख के आसपास का सैलरी होता है एनपीएमएलए का। ठीक है, मंथली। ठीक है, तो उसे सैलरी हेड में ट्रीट नहीं किया जाता, बिकॉज वो लोग समाज सेवा के लिए उनको मिलता है। लेकिन अगर इस इनकम को हम लोग किसी और हेड में रखना चाहते हैं, तो उसको सेक्शन 56 ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में रखा जाता है। ठीक है, टैक्स लगाए कि ना लगाए सर, नॉर्मली तो एग्जेम्प्टेड होता है, बट इसे हम लोग अदर सोर्स में ट्रीट कर सकते हैं एज पर सेक्शन 56। आगे देख लेते हैं सर। Interest from non-SLR securities of bank whether chargeable under the head profits and gains of business and profession or income from other source। ये एक्चुअली सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 में एक स्पेशल अमेंडमेंट आया था, उसके बारे में है, मैं आपको बता देता हूं। The issue at ये इसका ना 2015 में सर्कुलर आया था सर। The issue addressed by this circular is whether in the case of bank expense relatable to investment in non-SLR security need to be disallowed under section 57 subsection 1 by considering interest on non-SLR securities income from other source। अच्छा, इसको ऐसे बताने में ना थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। मतलब आपको पहले तो ये समझना होगा कि ये नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज क्या होता है, तब ना जाके आपको समझ में आएगा सर। हाँ, नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज मैं आपको बता देता हूँ सर, एक सेकेंड रुको। एक तरह का बॉन्ड भी होता है सर। स्पेसिफिक टाइप का सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों यूज करता है। एक मिनट दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल देखने से थोड़ा सुविधा मिला है। देखो सर, नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज में डिवेंचर भी है, बॉन्ड भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है, इक्विटी शेयर भी है, म्यूचुअल फंड यूनिट भी है, कमर्शियल पेपर भी है, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज इशूड बाय सिक्योरिटाइजेशंस एंड रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी भी है। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज होते हैं सर। ठीक है, तो इससे इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज को एग्जेम्प्ट कैटेगरी में, अदर सोर्स कैटेगरी में रखा गया है सर। ठीक है, मतलब इसलिए बैंक शुड नॉट इन्वेस्ट इन नॉन एसएलआर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनल मैच्योरिटी। इसमें एसएलआर और नॉन एसएलआर में क्या फर्क होता है? एसएलआर में क्या होता है सर, देख लो जरा, देख लो। SLR investment may be in the form of cash or liquid assets such as government securities or bond, but non-SLR investment are in the investment which are made by commercial bank in the central bank or government securities to earn interest income and are not covered as a part of SLR investment। ठीक है, तो ये बेसिक फर्क है सर कि अगर वो SLR है तो
एसएलआर इन्वेस्टमेंट उसको कैश या लिक्विड एसेट में भी हो सकता है, ठीक है। लिक्विड ये थोड़ा सा फाइनेंशियल एक्टिविटी में चले जा रहे हैं सर, इसलिए मैं इस पॉइंट पे ज्यादा डिटेल्स में बोलने का अच्छा नहीं लग रहा था। ये पूरा फाइनेंशियल एक कॉन्सेप्ट है। फिलहाल मैं आपको इसके बारे में जस्ट ये सर्कुलेशंस को एक बार बता देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चंस आएगा ना, डील कर लेंगे सर। Section 56 subsection 1 clause ID provides that income by way of interest on securities shall be chargeable to income tax under the head income from other source। बस इतना यहाँ पर जरूरी है, बाकी फाइनेंशियल एक्टिविटी में बात कर लेंगे। इफ द इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर द इनकम अंडर द पीजीबीपी, अगर पीजीबीपी में या किसी और हेड में चार्ज नहीं हुआ तो किसी भी तरह का एसएलआर सिक्योरिटीज में, मतलब स्टैट्यूटरी लिंक्ड या समथिंग लाइक इस तरह का जो बॉन्ड डिवेंचर इक्विटी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इससे अगर कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसे 56 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1D में हम इसे चार्जेबल कर सकते हैं, अगर उसको पीजीबीपी या दूसरे हेड में चार्ज नहीं किया गया तो, ठीक है। और इसके लिए सीबीडीटी का भी क्लैरिफिकेशन है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्लैरिफाइड दैट investment made by a banking concern are part of the business of banking, therefore the income arising from such investment is attributable to the business of banking falling under the head PGBP। so बैंक के केस में क्या है, उसका बैंकिंग बिजनेस का पार्ट है, ठीक है, स्टैट्यूटरी एक्टिविटी का पार्ट है। अगर वो स्टैट्यूटरी एक्टिविटी का पार्ट है तो पीजीबीपी में चला जाएगा, लेकिन अगर स्टैट्यूटरी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है तो हम उसे अदर सोर्स में काउंट कर सकते हैं। इसके बारे में नोटिफिकेशन था। ये मैंने बोल दिया था सर, एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के बारे में सेक्शन 115 बीबी में बात किया गया है सर। 115 बीबी कैजुअल इनकम के बारे में बात किया है, जिसमें कैजुअल इनकम क्या क्या होता है, इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, गेम शो, केबीसी, हाँ दादागिरी टाइप्स है। इसमें 30% टैक्स लगता है प्लस सरचार्ज, अगर एप्लीकेबल सरचार्ज अगर आ जाता है तो, ठीक है, 50 लाख के ऊपर हो या 1 करोड़ के ऊपर हो। नॉर्मली 30% का टैक्स रेट है प्लस सरचार्ज इज एप्लीकेबल प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है, ये है। और एक चीज याद रखें यहाँ पर, जब भी हम लोग ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह से कैलकुलेशन करते हैं ना, एक्सपेंडिचर जो है ना सर वो अलाउड नहीं होता। मतलब लॉटरी खरीदने के टाइम पे या केबीसी में जाने में अगर आपको कुछ खर्चा हुआ है, मानो आपने केबीसी से मतलब कौन बनेगा करोड़पति या फिर कोई ड्रीम 11 टाइप का गेम खेला, उसमें अगर मानो आपने 1 करोड़ जीता, लेकिन 1 करोड़ जीतने के लिए मानो आपने 10,000 का खर्चा किया, आप बोलोगे कि मेरा 1 करोड़ से 10,000 माइनस करो, तो एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है सर। नो एक्सपेंडिचर और अलाउंस कैन बी अलाउड फ्रॉम सच इनकम। 1 करोड़ से 10,000 माइनस करने का मौका नहीं मिलेगा, उल्टा जो इनकम करोगे उस पर 30% फ्लैट रेट, और अगर 50 लाख से ऊपर से जाएगा तो सरचार्ज और प्लस 4% का एक्स्ट्रा सेस आपको देना पड़ेगा। और किसी भी तरह का डिडक्शंस अलाउड नहीं है। डिडक्शंस के बारे में सेक्शन 80C से लेके 80U का चर्चा आएगा सर, वो एक अलग चैप्टर है, चैप्टर 6A के नाम पे जाना जाता है, जहाँ पर अलग अलग टाइप का जैसे कि LIC प्रीमियम वगैरह भरने का, ठीक है, बहुत सारा है। वो सब जो डिडक्शंस है ना स्पेशल कैटेगरी का, वो डिडक्शंस आप यहाँ से अलाउड नहीं कर सकते। किसमें, कैजुअल इनकम पे, सेक्शन 115 बीबी में। याद रखें सर, आगे क्वेश्चन भी करेंगे ना, ये सब समझ जाएंगे सर। और एडजस्टमेंट ऑफ एग्जॉस्टेड अनएग्जॉस्टेड बेसिक लिमिट इज आल्सो नॉट परमिटेड। मतलब अगर मानो कि आपने केबीसी से 1 करोड़ जीत लिया या ड्रीम 11 वगैरह से 1 करोड़ जीत लिया, आप बोलोगे कि पहले 2.5 लाख तक छूट दीजिए, है ना। हम लोग अभी पढ़ रहे सर, बेसिक्स में भी ये सब सीख रहे हैं। 2.5 लाख तक नील होता है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा कोई बेसिक लिमिट नहीं है सर। आप जो भी इनकम करोगे उसके ऊपर देना पड़ेगा। 10,000 तक का एक छूट है, वो आगे आगे मैं पहले भी बोला किसी कॉन्सेप्ट में कि 10,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट 10,000 के ऊपर जो भी इनकम करोगे उसमें आपको देना पड़ सकता है, मतलब देना पड़ सकता है नहीं, देना पड़ेगा। ओके, अच्छा यहाँ पर आप जरा देख ले, ये सब कुछ पॉइंट्स जो भी बचा कुचा है थोड़ा बता दे रहा हूँ सर एक बार आपको याद रखने के लिए। ऐसे मैं ऑलरेडी डिडक्शन अलाउेबल सेक्शन 57 प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ सर, ठीक है। आप लोग एक बार गो थ्रू करके रखिएगा प्रीवियस 2-3 लेक्चर जो हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और एक ध्यान रखिएगा, अगर फैमिली पेंशन का मैटर है, ठीक है, फैमिली पेंशन जो मिलता है, नॉर्मली पेंशन जिसका पेंशन है उसके हाथ में तो सैलरीड होता है, मानो कि जो रिटायर हो चुका है उसको पेंशन मिलता है, तो सवाल ये उठते हैं कि फैमिली के हाथ में क्या होगा, मानो कि उनका डेथ हो चुका है जिनको पेंशन मिल रहा था, अब फैमिली को मिलता है, तो फैमिली के केस में क्या होता है, डिडक्शन ऑफ सम इक्वल टू 33 1/3 मतलब 1/3% ऑफ सच इनकम और 15,000 व्हिचएवर इज लेस इज अलाउएबल।
मतलब कितना एग्जाम करेगा, जितना टोटल पेंशन होगा उसका 1/3, या फिर 15,000, जो कम होगा वो एग्जाम कैटेगरी में जाता है। लेकिन इसमें और कुछ बातें आपको याद रखना चाहिए, मैं एक बार बता देता हूँ, ये बहुत ही वाइटल एक पॉइंट है। पेंशन क्या होता है आप लोगों को पता है ना सर, जो सैलरीड पर्सन रिटायरमेंट के बाद रिसीव करते हैं। For the purpose of the deduction, family pension means a regular monthly amount payable by the employer to a person belonging to a family of an employee in the event of his death. लेकिन कुछ एग्जाम्पशन पॉइंट है सर, कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट है, एक बार जान लो। जैसे सेक्शन 10 सबसेक्शन 19 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 क्लॉज 2 का, इसमें क्या होता है सर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 19 में अगर कोई आर्म फोर्सेस में है, इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री का बात कर रहे हैं सर, द फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो और चिल्ड्रन और नॉमिनेटेड हियर्स ऑफ ए मेंबर, मतलब या तो उसका चिल्ड्रन या तो फिर उनका कोई लीगल हियर नॉमिनेटेड, कि भाई मेरा कोई और है नहीं बट मैं किसी को नॉमिनेट करना चाहता हूँ। कौन बोल रहा है सर ये बात, जो मिलिट्री मैन है, एक्स मिलिट्री मैन, ठीक है, वो नॉमिनेट करके जाता है कि उनके जाने के बाद उनका पेंशन किसी की अपने चिल्ड्रन के हाथ में, विडो के हाथ में या नॉमिनेटेड हेयर्स के हाथ में, लीगल हेयर उनके पास पहुंचना चाहिए, ठीक है, ऑफ द यूनियन वेयर द डेथ ऑफ सच मेंबर हैज ऑकर्ड इन द कोर्स ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटी। इस बात का ध्यान रखें, जो बेसिकली शहीद हुआ है, ठीक है, ऑपरेशनल ड्यूटी मतलब क्या, जिसका डेथ काम करते करते हुआ है, नेचुरल डेथ नहीं, ठीक है, नेचुरल डेथ नहीं, जो देश के लिए लड़ते लड़ते अपना जान दिया है, उनके लिए बात कर रहे हैं। In specified circumstances would however be exempt under section 10 subsection 19, ठीक है, जो ऑन ड्यूटी मिलिट्री फोर्सेस या आर्म फोर्सेस के इंसान अगर उनके फैमिली मेंबर को जो पेंशन मिलेगा, ठीक है, उनके डेथ के बाद वो एग्जेम्प्टेड। और एक बात का याद रखें, जब फैमिली पेंशन रिसीव बाय वे ऑफ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस या स्टेट गवर्नमेंट सर्विस के बाद परमवीर चक्र या महावीर चक्र का अवार्ड मिलता है, ये सब मिलिट्री या जो देश के लिए सेवा देते हैं ना, सीआरपीएफ आरपीएफ, जो भी अब देश के लिए सेवा देते हैं, स्पेशली मिलिट्री फोर्सेस वगैरह में ज्यादा होता है, सीआरपीएफ फोर्सेस में परमवीर चक्र मिलता है, महावीर चक्र मिलता है, वीर चक्र मिलता है और अदर नोटिफाइड गैलेंट्री अवार्ड्स, इनके लिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 क्लॉज 2 काम आता है और ये एग्जेम्प्टेड हो जाता है पेंशन। समझ में आया सर? हेलो, ये कुछ स्पेशल है। नॉर्मली पेंशन इनकम 15,000 का रूल हम लोगों को पता था, हम लोग पहले भी क्लासेस में पढ़े हैं कि जो टोटल पेंशन है उसका 1/3 या फिर 15,000 व्हिचएवर इज लोअर। बट साथ में ये भी पता कर लो भाई किसी किसी के लिए एग्जेम्प्टेड भी है फुल्ली। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. बाकी पॉइंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ, ये वाला थोड़ा याद रखे, इन केस ऑफ इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन और एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन क्या होता है, मतलब एक तरह का किसी एम्प्लॉय को या किसी को भी किसी भी कारण से कोई कंपेंसेट किया जा रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन और एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन रिसीव चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए बता दे रहा हूं एक बार। इसमें डिडक्शन अवेलेबल है और 50% ऑफ सच इनकम, अगर किसी को इंटरेस्ट कंपेंसेशन मिल रहा है, कंपेंसेशन, हाँ सर बात को ध्यान में रखिए, कॉम्पेंसेट किया जा रहा है, मतलब किसी को कुछ लॉस हुआ है। कंपेंसेट कब किया जाता है, जब कोई लॉस हुआ है, किसी को लॉस के बदले उसको कॉम्पेंसेट करने का वादा करना है। तो कॉम्पेंसेशन के केस में अगर आपको कॉम्पेंसेशन में इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो उसमें जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसका 50% डिडक्शन हो जाएगा, एंड नो डिडक्शन वुड बी अलाउबल अंडर एनी अदर क्लॉज ऑफ सेक्शन 57 इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम। इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए। इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड बाय मिस्टर जी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 इज 5 लाख। 22-23 में मिस्टर जी को एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन मिलने वाला था 5 लाख का। आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट 1,50,000 रिलेट्स टू द प्रीवियस ईयर। इस 5 लाख में से 1.5 लाख प्रीवियस ईयर 18-19 का है, 1,65,000 19-20 का है, 1,85,000 2020-21 का है। Discuss the tax implications if any of such interest income for assessment year 23-24। अगर इसमें से कोई भी इंटरेस्ट 23-24 का है तो क्या होगा, आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस के लिए पूछ रहा है। पहला बात तो सर इंटरेस्ट मिला कब, 23-24 में, है ना, इंटरेस्ट सॉरी 22-23 में, प्रीवियस ईयर 22-23 में, असेसमेंट ईयर क्या है 23-24। इंटायर इंटरेस्ट ऑफ 5 लाख वुड बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, नेमली प्रीवियस ईयर 22-23, मतलब असेसमेंट ईयर 23-24।
पूरा का पूरा 5 लाख जो है वो टैक्सेबल होगा जिस साल आपको रिसीव हुआ है, यही बात है सर। और तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 जो है वो 5 लाख का है। लेकिन एक बात याद रखें सर, हम लोग अभी अभी पढ़े कि जितना भी मुझे इंटरेस्ट कॉम्पेंसेशन में इंटरेस्ट मिला है 5 लाख का, 5 लाख में से 50% डिडक्शन हो जाएगा 57 सबसेक्शन 4 के तहत। मतलब 5 लाख में से 2.5 लाख आपका ऐसे ही डिडक्ट हो जाएगा। ये एज पर आईफोस लॉ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेक्शन 57 आपको ये परमिशन देता है कि एनहांस कॉम्पेंसेशन में जो इंटरेस्ट मिलता है किसी को भी, उसमें से 50% डिडक्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2.5 लाख। तो इनकम अदर सोर्स कितना चार्ज होगा 2.5 लाख। ये मेन पॉइंट था सर, ध्यान रखिएगा। और जो भी इंटरेस्ट आपको रिसीव ऑफ द ईयर में जो भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ है पूरा का पूरा उसी पर्टिकुलर ईयर में टैक्सेबल करेंगे, लेकिन 50% डिडक्ट करके होगा। ठीक है, समझ में आया। एनहांस कॉम्पेंसेशन या इंटरेस्ट, एनहांस कॉम्पेंसेशन में इंटरेस्ट का क्या कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 58 का चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ, ठीक है। एकदम जब मैंने आप लोगों को प्रोफार्मा बताया था तभी कर दिया था। मेरे हिसाब से मैंने सारा पॉइंट कवर कर दिया सर। आप लोगों को बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना पूरा एक बार समरी पॉइंट्स को गो थ्रू करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। लेटेस्ट रिकैप्चुलेट से आपको सारा पॉइंट मिल जाएगा। मतलब अदर सोर्स रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ओवरऑल स्टडी नोट्स के ऊपर जो मेन पॉइंट्स है वहां से भी बताया, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, आप सारा क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करें। जो भी मैंने बात किया और जो भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया, ऐसे रिलेटेड आपको काफी सारा क्वेश्चंस इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। आप लोग ना यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, आप ये 5 क्वेश्चन जरूर करें सर, ठीक है। और जो भी मैं इलस्ट्रेशन सॉल्व कराया, आई थिंक 5 इलस्ट्रेशन सॉल्व कराया और मैंने प्रोविजंस भी बता दिया आपको। तो अभी आधा सोर्स के लिए इतना काफी है। बाकी आप लोग आधा सोर्स को कंप्लीट करिए, ठीक है। खुद से एक बार रिवाइज करिए, अगर कोई बीच में डाउट आएगा तो पूछिए, और फिर आधा सोर्स को टेस्ट के लिए रेडी कीजिए सर, ठीक है। मैम का हेल्थ इश्यूज के कारण मैं थोड़ा ऑफलाइन टेस्ट अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, बट थोड़ा कुछ दिन समय दो सर, क्योंकि मैम का तबीयत आई थिंक धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं ऑफलाइन टेस्ट के लिए सभी को बुलाऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे होता था पहले भी, अब लास्ट 10-15 दिन से थोड़ा दिक्कत चल रहा है, बट मैं कोशिश करता हूँ। मैम काफ़ी रिकवर किए हैं, क्लास भी थोड़ा थोड़ा लेना चालू किए हैं, बट ज़्यादा प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समय और लगेगा सर। ठीक है सर, आज इतना ही है, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके बाय। ओके सर, टाटा। बस ओके रोशनी, टाटा। हाँ राखी सर। हाँ, टाटा।